इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। द इमॉर्टल वॉरियर को केस नॉवल स्टोरी द्वारा सुनाया जा रहा है। नॉवल अध्याय 511 अप्रत्याशित मुठभेड़। दोपहर का समय था। तांग शियू ने ली लाओसान को देखा जो खुशी से झूम रहे थे। ली लाओसान का भव्य प्रदर्शन देखकर तांग शियू को हंसी और आंसू दोनों आ गए। उनके साथ काले सूट और गहरे रंग के चश्मे पहने 16 अंगरक्षक थे। वे होटल के प्रवेश द्वार पर ही उनसे मिलने आए, जिससे कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी फिल्म का सेट है। भाई ली, क्या हम थोड़ा और शांत नहीं रह सकते? तांग शियू ने कैजुअल कपड़े, बेसबॉल कैप और काले रंग के बड़े सनग्लास पहने हुए थे। उनका यह पहनावा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि सुबह अपनी चाची तांग मिन के साथ खरीदारी करते समय उन्हें अनगिनत लोगों ने घेर लिया था। आखिरकार अब हालात अलग थे। पहले तो उन्होंने स्टार सिटी यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन गाला में गुकिन बजाया और फिर स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में छोटे दिव्य डॉक्टर के रूप में काम किया, जिससे उन्हें एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस होने लगा था। नहीं, अब तो वो किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। 80 साल की दादी नानी से लेकर किशोरों तक जो भी तांग शियू को पहचानता उन्हें सलाम करता और अनगिनत लोग उनसे ऑटोग्राफ और फोटो मांगते थे। ली लाओसान मुस्कुराया और बोला, भाई तांग, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मछली की आंत वाली तलवार के साथ मुझे डर था कि कुछ लोगों की बुरी मंशा हो सकती है। लेकिन आप अब इतने शांत क्यों हैं? अगर मेरी नजर तेज न होती और मैं आपको अच्छी तरह से न जानता होता तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाता। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे अब भी लगता है कि यह काफी नहीं है। जब से स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में चिकित्सा का अभ्यास करते हुए मेरा वीडियो ऑनलाइन अपलोड हुआ है, तब से बाहर निकलना एक मुसीबत बन गया है। मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे पहचान लेते हैं। अब तो मेरा मन करता है कि मैं एज कंट्री जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं। हा 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 हा। ली लाओसान हंसते हुए बोले, मैंने भी स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में आपके चिकित्सा अभ्यास का वीडियो देखा। ये बहुत ही बढ़िया था, सचमुच बहुत बढ़िया। खासकर बाद में दान देने की बातचीत ने मेरा दिल छू लिया। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत दयालु और नेक है। इसलिए मैंने भी स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के उस कोष में 10 लाख का दान दिया। और मुझे कहना होगा कि स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल की आधिकारिक वेबसाइट पर कोष का विवरण वाकई बहुत अच्छा है, पर्याप्त पारदर्शिता और दानदाताओं के लिए पर्याप्त भरोसा दिलाने वाला। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दान का मामला मेरी ओर से अनजाने में किया गया एक अच्छा काम था। ठीक है, चलिए इस विषय पर बात नहीं करते। चलिए आगामी भूमिगत नीलामी के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में कहाँ आयोजित हो रही है? ली लाओसान ने कहा, यह जगह बहुत ही एकांत में है, इतनी एकांत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साथ आइए। नीलामी शुरू होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है, इसलिए अगर हम जल्दी करें तो 2 बजे से पहले वहां पहुंच सकते हैं। योंगडिंग नदी शाही राजधानी की 5 प्रमुख जल प्रणालियों में से एक। 5 प्रमुख है नदी प्रणालियों की सबसे बड़ी शाखा और नगरपालिका क्षेत्र की सबसे बड़ी जल प्रणाली। और योंगडिंग नदी पर भूमिगत नीलामी आयोजित की जा रही थी। भाई ली, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या हम सचमुच इस छोटी सी लकड़ी की नाव से भूमिगत नीलामी में भाग लेने जा रहे हैं? नदी के किनारे एक खास जगह पर तांग शियू ने अपने सामने खड़ी दर्जनों छोटी लकड़ी की नावों और कानों में ईयरफोन लगाए काले सूट पहने हटे कट्टे आदमियों को हैरानी से देखा और अविश्वास भरे लहजे में पूछा। ली लाओसान मुस्कुराया और बोला, वाह, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? सिटू परिवार द्वारा आयोजित हर गुप्त नीलामी हमेशा चौंकाने वाली होती है और इस साल की नई तरकीब ने तो मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। देखा आपने आगे छोटी नाव पर बैठे उन लोगों को? मैं जानता हूँ वे भी नीलामी में शामिल होने आए हैं। तांग शियू ने बाहर देखा, सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, यह वाकई अनोखा है। सितु परिवार की कल्पना वाकई अद्भुत है। चलो चलते हैं। चूंकि हम गलत जगह नहीं आए हैं तो सीधे नीलामी स्थल पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। मुझे वाकई बहुत उत्सुकता है। ली लाओसान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तांग शियू के साथ साथ चलते हुए जब वे नावों पर चढ़ने के स्थान तक पहुंचे तो नावों की रखवाली कर रहे लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक हटे कट्टे आदमी ने ली लाओसान द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र की जांच की और फिर कहा, श्रीमान ली, आप अधिकतम 3 लोगों को ही नाव पर ला सकते हैं। मुझे पता है। ली लाओसान ने सिर हिलाया और तांग शियू के साथ छोटी नाव में सवार होने के बाद उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को इशारा किया। फिर वे चारों छोटी नाव में सवार होकर दूर स्थित नदी की ओर चल पड़े। लगभग 10 मिनट बाद तांग शियू ने आखिरकार नीलामी स्थल का दृश्य देखा। नदी के चौड़े मार्ग पर बीच में एक अस्थायी चबूतरा बनाया गया था जो नदी की सतह से आधा मीटर ऊपर था और अनगिनत छोटी नावें उसके चारों ओर लोहे की जंजीर से बंधी हुई थीं और 2 परतें किनारे तक फैली हुई थीं। भाई, ये दृश्य देखकर मैं बस अवाक रह गया। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और विस्मय बोध से भर उठा। ली लाओसान को यह काफी अनोखा लगा और वह हंसते हुए बोली, यह वाकई बहुत दिलचस्प है। उन छोटी नावों को देखो, उनमें से कई लोग जाने पहचाने लग रहे हैं और कुछ तो परिचित भी हैं। वैसे हम देर से आए हैं, इसलिए शायद हमें पीछे ही बैठना पड़ेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमारी बोली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस अनुभव हासिल करने और आपको और उस आदमी को देखने आया हूँ जो आपकी मछली की आंत वाली तलवार हथियाने की कोशिश कर रहा है कि हम पैसों के मामले में कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस तरह के नीलामी घर में शायद मेरे काम की कोई चीज नहीं होगी। और हाँ, अगर आपके पास नीलामी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ। ली लाओसान खुद पर काबू न रख पाने के कारण हंस पड़े। भाई तांग, आप मजाक कर रहे हैं। हालांकि शेंग तांग समूह ने हाल ही में काफी पैसा कमाया है, लेकिन उसे और भी कई जगहों पर पैसे की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपसे उधार लेना नामुमकिन है। चिंता मत करो, मैंने इस बार पर्याप्त पैसा तैयार रखा है। अगर यह मेरे बजट से ज्यादा हुआ तो मछली की आंत वाली तलवार को ऊंची कीमत पर बेच दिया जाएगा। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, क्या आप सचमुच इसे बेचने के लिए तैयार हैं? ली लाओसान ने कहा, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन हर चीज का अपना मूल्य होता है। अगर इसकी कीमत उस मूल्य से अधिक हो जाती है तो इसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करना घाटे का सौदा होगा। तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके प्रशंसा की। भाई ली, कमाल का काम करते हैं। आप सचमुच पुरुषों में वीर हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ शराब नहीं है, वरना मैं निश्चित रूप से आपके लिए टोस्ट करता। ली लाओसान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कौन कहता है कि शराब नहीं है? मुझे यकीन है कि 3 मिनट के अंदर कोई हमारे लिए शराब ले आएगा। मानो या न मानो, तांग शियू आश्चर्यचकित होकर बोली, कोई हमारे लिए शराब लाएगा? क्या ये सचमुच ऐसा होगा? ली लाओसान ने चलती हुई कई छोटी नावों की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, इन्हें देखो, ये छोटी नावें आने वाले मेहमानों को चाय, शराब, फलों की थालियां और मिठाइयां परोसने के लिए हैं। सितु परिवार के सदस्यों में एक आम विशेषता है, उन्हें साजिशें रचने में बहुत मजा आता है और वे लोगों के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी बरतते हैं। मैंने सुना है कि हर गुप्त नीलामी में मेहमानों को घर जैसा महसूस कराया जाता है। वास्तव में कुछ मिनट बाद एक छोटी नाव तांग शियू की नाव के पास आकर रुकी। एक हटे कट्टे आदमी ने रस्सी लेकर नाव को लोहे की जंजीर से बांध दिया। फिर ली लाओसान और बाकी तीनों की ओर मुट्ठी बांधकर बोला, सज्जनों, शाही राजधानी की नीलामी में आपका स्वागत है। हमारा सितु परिवार इस समय नीलामी के लिए रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बना रहा है। यदि आपके पास नीलामी के लिए कोई वस्तु है तो आप मुझसे पंजीकरण फॉर्म लेकर उसे सौंप सकते हैं।
मूल्यांकन के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप उन्हें बेचना चाहते हैं या नहीं। ली लाओसान ने अपने एक अंगरक्षक से एक आयताकार लकड़ी का बक्सा लिया, उसे सेतु परिवार के हटे कट्टे आदमी को सौंप दिया, एक फॉर्म भरा और दूसरे पक्ष के साथ माल की खरीद का समझौता कर लिया। फिर उन्होंने दूसरे पक्ष से चाय और शराब, साथ ही फलों की थाली और नाश्ता प्राप्त किया। सेतु परिवार की व्यवस्था वाकई काफी अच्छी है। हालांकि मैंने राजमहल के कुछ प्रमुख परिवारों के बारे में तो सुना है, लेकिन सेतु परिवार के बारे में मैंने क्यों नहीं सुना। दूसरे पक्ष के जाने के बाद तांग शियू ने धीमी आवाज में पूछा। ली लाओसान मुस्कुराए और बोले, सेतु परिवार तो वैसे भी रहस्यमयी परिवार है। परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस परिवार के पास अपार धन दौलत और व्यापक संपर्क है, फिर भी वे राजनीति में दखल नहीं देते और परिवार के सभी सदस्य बेहद शांत स्वभाव के हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली है। लेकिन इस परिवार को कम मत आंकिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजधानी के मध्यम आकार के परिवार सेतु परिवार के मुकाबले लगभग बराबरी के ही होंगे। इतना शक्तिशाली? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। ली लाओसान ने कहा, 100 वर्षों से चले आ रहे परिवारों की नींव बहुत मजबूत होती है, और सेतु परिवार कितने वर्षों से चल रहा है? 100 वर्षों से भी अधिक। मैंने सुना है कि उथल पुथल भरे वर्षों में भी सेतु परिवार ने अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास किया और पारिवारिक नुकसान से काफी हद तक बचा रहा। बाद में सुधार की लहर का भी उनके परिवार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसलिए सेतु परिवार को कभी कम मत आंकिए। इस समय ली लाओसान की आवाज काफी धीमी हो गई और उन्होंने आगे कहा, भाई तांग, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आजकल उन परिवारों के लिए न केवल धन और उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति मायने रखती है, बल्कि परिवार में मार्शल आर्टिस्टों की संख्या और उनकी ताकत भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और मैंने सुना है कि सेतु परिवार भी एक मार्शल आर्ट परिवार है और उनके सभी सदस्य उच्च कोटि के विशेषज्ञ हैं। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, सेतु परिवार का जो सदस्य अभी हमारे लिए सामान लाया था, उसके पास अच्छी कुशलता थी। मुझे लगता है भाई ली, आपकी कुशलता उससे थोड़ी कम है। ली लाओसान ने झिझकते हुए कहा, मेरी मामूली ताकत की तो बात ही मत करो भाई तांग, ये तो खुद को बेवकूफ बनाने के लिए भी काफी नहीं है। आमतौर पर मैं मुश्किल से कुछ छोटे मोटे गुंडों से निपट पाता हूँ। जब मेरा सामना किसी असली उस्ताद से होता है तो वे मुझे 3 मुक्कों और 2 लातों से ही ढेर कर देते हैं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 बज गए। जैसे जैसे छोटी नावें आती गईं, नीलामी में मेहमानों को ले जाने वाली नावों की संख्या 100 से अधिक हो गई। इसका मतलब था कि कम से कम 100 मेहमान इस नीलामी में भाग ले रहे थे। शुरू करने का समय लगभग आ गया है। ली लाओसान ने लाल ट्रेंच कोट, लाल चमड़े के जूते और भड़कीले लाल रंग के परिधान में एक महिला को नदी के बीच में बने चबूतरे पर कदम रखते देखा और उसने तांग शियू की बांह को धक्का देते हुए कहा। तांग शियू ने उधर देखा और उसका चेहरा तुरंत जम गया। यह वह कैसे है? तांग शियू ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें मली, तब उसे पता चला कि उसने बिल्कुल भी गलत नहीं देखा था। लाल कपड़े वाली महिला वास्तव में ओयांग लुलू ही थी। हालांकि तांग शियू का आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक और अप्रत्याशित व्यक्ति सामने आ गया। तांग शियू इस व्यक्ति से अच्छी तरह परिचित था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह कभी नफरत करता था, जिसे कभी दुश्मन मानता था और जिसे वह पीट पीट कर खत्म करना चाहता था। भाई तांग, मेरा प्रतिद्वंदी आ गया है। ली लाओसान ने तांग शियू को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा। अध्याय 512 अंतराल, पहला अपडेट, मासिक टिकटों का अनुरोध। देर से पहुंची छोटी नाव में भी 4 मेहमान सवार थे। उनमें से 2 स्पष्ट रूप से अंगरक्षक थे, जबकि अन्य 4 पुरुष और महिला में एक गंजा पुरुष था, जिसके गले में सोने की मोटी चमकदार चेन थी। उसके समृद्ध चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और एक खूबसूरत महिला थी जो पेशेवर सूट पहने हुए थी। तांग शियू की निगाहें उस गंजे अधेड़ उम्र के आदमी पर एक पल के लिए टिकीं और फिर उस महिला पर जा पड़ीं, क्योंकि वह उस आदमी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती थी। वांग दाओयुआन, शाही राजधानी में गाशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रमुख। ली लाओसान ने पास आती नाव को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ीं और धीरे से तांग शियू को अपनी बाह से धक्का देते हुए फुसफुसाया। तांग शियू को दूसरे व्यक्ति की पहचान से कोई लेना देना नहीं था। वह इस बात से चिंतित था कि सु यानिंग वांग दाओयुआन के साथ क्यों थी और उसने पेशेवर सूट क्यों पहना हुआ था। छोटी नाव और करीब आ गई। वांग दाओयुआन नाव में बैठा, अपनी जेब से सिगार का डिब्बा निकाला और 2 सिगार निकाले। जब दोनों नावें मात्र 2 मीटर की दूरी पर थीं, तो उसने एक सिगार ली लाओसान को फेंक दिया, फिर दूसरा अपने मुंह में डाला और सु यानिंग की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी छोटी सचिव उसकी ओर नहीं, बल्कि ली लाओसान के बगल में बैठे युवक को परेशान भाव से देख रही थी। क्या यह वही है? वांग दाओयुआन का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने तांग शियू को पहचान लिया। फिर उसने एक और सिगार निकाला, उसे तांग शियू की ओर फेंका और मुस्कुराते हुए कहा, भाई ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दिव्य चिकित्सक तांग को जानते होंगे। हालांकि मैं एक कठोर व्यक्ति हूँ, लेकिन दिव्य चिकित्सक तांग का नाम मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजता है। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर सिगार पकड़ लिया और वांग दाओयुआन को बस सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर उसकी नजर सु यानिंग पर लौट आई। उसने बेपरवाही से कहा, बाहर खूब मजे कर लो, तो घर आ जाना। मैंने स्टार सिटी में तुम्हारा घर उसी पुरानी चाबी से संभाल कर रखा है। सु यानिंग की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसने गुस्से से जवाब दिया, हमें सु परिवार को तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। जीत सब कुछ ले जाती है, वह घर तुम्हारा है, हमारा नहीं। तांग शियू ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारा उपनाम सु है? अगर तुम अपने पूर्वजों को नहीं भूले हो तो सु परिवार के गांव जाकर अपनी दादी से मिलने का समय निकालो। जियांग फई आजकल अच्छा व्यवहार कर रहा है, कम से कम अब उसे माता पिता के प्रति सम्मान का भाव तो समझ आ गया है। सु यानिंग ने झल्लाकर कहा, मुझे माता पिता के प्रति सम्मान का भाव समझ आता है या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तांग शियू ने मन ही मना भरी। फिर ली लाओसान और वांग दाओयुआन के हैरान चेहरों को देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महोदय, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और भाग्य पल भर में बदल सकता है। जीवन पहले से ही कठिन है, दुश्मनी को बढ़ाने से बेहतर है कि उसे सुलझा लिया जाए। आज आपको जो चाहिए वो मिले या न मिले, मैं आशा करता हूँ कि आप आगे शांति से रह सकें। नीलामी के बाद मैं आज रात एक भोज का आयोजन कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप दोनों अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। ली लाओसान तुरंत समझ गया कि तांग शियू की बातें संभवतः उसके स्टील बैच के बारे में थीं। उसने हल्का सा सिर हिलाया और वांग दाओयुआन की ओर देखा। वांग दाओयुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि दिव्य डॉक्टर तांग ने ऐसा कहा है तो मैं मना नहीं कर सकता। शाही राजधानी में एक स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते मैं आज रात मेजबानी करूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आज रात मैं आपको भोजन कराऊंगा। इसे मेरी तरफ से आपके एक छोटे से विवाद को सुलझाने में मदद समझिए। चिंता मत कीजिए, तांग परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे हैं। क्या वह तांग परिवार का सदस्य था? वांग दाओयुआन का चेहरा भावहीन हो गया, फिर अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका गोल मटोल शरीर तुरंत सीधा हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि भाई तांग इलाज कर रहे हैं तो मैं वह अमर पेय जरूर लाऊंगा जिसे मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। ली लाओसान के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, भाई दाओयुआन, चूंकि भाई तांग इलाज कर रहे हैं तो उन्हें अमर पेय भी लाना ही होगा। आखिरकार हम में से किसी के पास भी उतना अमर पेय नहीं है जितना उनके पास है। वांग दाओयुआन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भाई तांग अपने संपर्कों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अमर पेय प्राप्त कर सकते हैं? वांग दाओयुआन के बगल में बैठी सु यानिंग की आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन वांग दाओयुआन की बात सुनकर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बॉस, वह शेंग तांग ग्रुप
के बॉस हैं क्या? वांग दाओयुआन के चेहरे का भाव बदल गया और तांग शियू को देखते हुए उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। तांग शियू की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए उसने सु यानिंग की बातें आसानी से सुन ली। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं ही शेंग तांग ग्रुप का बॉस हूँ। वांग दाओयुआन अभी भी सदमे में कुछ क्षणों तक तांग शियू को गौर से देखता रहा और फिर आह भरते हुए बोला, नई प्रतिभाएं पीढ़ी दर पीढ़ी उभरती हैं और हर पीढ़ी दशकों तक नेतृत्व करती है। भाई तांग ने इतनी कम उम्र में ही अपने व्यवसाय को इतना समृद्ध बना लिया है। ये सचमुच अद्भुत है। ठीक है, तो आज रात मैं बेझिझक भाई तांग के साथ बढ़िया शराब पीने चलूंगा। जहां तक भाई ली के स्टील के बैच की बात है, उसे कल सुबह सबसे पहले उन्हें लौटा दिया जाएगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। ली लाओसान ने मुट्ठी जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई वांग, हम एक ही व्यवसाय में हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम और करीब आएंगे और अधिक सहयोग करेंगे। वांग दाओयुआन मुस्कुराई और बोली, जरूर। उसके साथ उसने सु यानिंग की ओर मुड़कर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी छोटी सचिव का तांग शियू से क्या रिश्ता है। तांग शियू असाधारण रूप से बुद्धिमान था और वांग दाओयुआन के चेहरे के भाव देखकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई वांग, चूंकि मेरी उद्दंड चचेरी बहन आपकी कंपनी में काम करती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर वह कभी बदतमीजी करे तो मेरी खातिर उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे वापस भेज दीजिए और मैं उसके लिए कोई और काम का इंतजाम कर दूंगा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सु यानिंग ने तांग शियू को घूरकर देखा। वांग दाओयुआन का दिल खुशी से भर उठा और उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने मुट्ठी बांधकर कहा, भाई तांग, निश्चिंत रहें, जब तक यानिंग मेरे साथ है मैं उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। शुरू में वांग दाओयुआन ने अपनी सक्षम और मेहनती महिला सचिव के साथ कुछ समय बाद संबंध बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसे तांग शियू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने यह विचार तुरंत त्याग दिया। अगर तांग शियू केवल स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल का युवा डॉक्टर होता या शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस होता तो शायद वह केवल सतर्क रहता, डरता नहीं। लेकिन तांग शियू की एक और पहचान भी थी। वह शाही राजधानी में तांग परिवार का सदस्य था, जिसके कारण वांग दाओयुआन उसे उकसाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। सु यानिंग ने वांग दाओयुआन को देखा, फिर तांग शियू को। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। उसने पहले सोचा था कि अपनी हालिया लगन और काबिलियत से वह गाशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में अच्छी आमदनी और शानदार तरक्की जरूर हासिल करेगी, और अगर वह गाशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स छोड़ भी देती तो भी उसके पास सु परिवार की पुरानी शान को वापस लाने के लिए पर्याप्त पूंजी होती। उस समय वह पूरे आत्मविश्वास के साथ तांग शियू के सामने खड़ी होगी, उसे ये बताएगी कि उसके परिवार को धमकाया नहीं जा सकता और शायद उसे परेशानी में डालकर उसे अपने माता पिता के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा भी करवाएगी। तथापि इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह और तांग शियू बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थे। चाहे वह भविष्य में कितनी भी मेहनत कर ले, उसके लिए तांग शियू के स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। आखिरकार उसका घमंडी बॉस तो मानो तांग शियू की चापलूसी कर रहा था, मानो अपना रुतबा हद से ज्यादा गिरा रहा हो। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। सु यानिंग ने अपनी मुठियां भींची, तांग शियू को ठंडी निगाहों से देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। इस पल नदी के बीचों बीच बने चबूतरे पर खड़ी ओयांग लुलू ने अपने पीछे ट्रेलिए खड़ी खूबसूरत युवतियों की पंक्ति की ओर से हिलाकर अभिवादन किया। फिर उन्होंने मेज पर रखा माइक्रोफोन उठाया, चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 181वें शाही राजधानी नीलामी में आप सभी का स्वागत है। सेतु परिवार द्वारा आज की नीलामी की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं ओयांग लुलू जिंगमिन द्वीप से हूँ। नीलामी शुरू होने का समय आ गया है। आप सभी उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके पास बहुमूल्य समय है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी इस नीलामी में अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। मैं अब 181वीं इंपीरियल कैपिटल नीलामी को खुला घोषित करता हूँ। नीलामी की पहली वस्तु किन सम्राट की मुहर है। किन राजवंश की यह अनमोल मुहर सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है और हमारे चीन का राष्ट्रीय खजाना भी है। इसकी शुरुआती कीमत 100 मिलियन है और प्रत्येक बोली 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली लगाना अब शुरू होता है। ओयांग लुलू की आवाज बंद होते ही नीलामी में शामिल सैकड़ों छोटी नावों पर सवार अनगिनत लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीलामी की पहली वस्तु किन सम्राट की मुहर जैसा राष्ट्रीय खजाना होगी। आपको पता है, एक सामान्य नीलामी में जहां पहला आइटम धूम मचाने के उद्देश्य से रखा जाता है और उसकी कीमत बहुत कम नहीं होती, वहीं असली आकर्षण आमतौर पर अंतिम 3 या यहां तक कि सबसे आखिरी आइटम के लिए आरक्षित होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नीलामी में किन सम्राट की मुहर से भी अधिक कीमती कोई चीज हो? 100 मिलियन, 1 लाख, 100 मिलियन, 2 लाख, 100 मिलियन, 500। वास्तव में इस शाही राजधानी नीलामी में भाग लेने के योग्य सभी अतिथि प्रभावशाली और धनी व्यक्ति थे। तांग शियू ने ली लाओसान से सुना था कि इसमें भाग लेने के लिए 2 पूर्व प्रतिभागियों की सिफारिश आवश्यक है और उनकी संपत्ति 1 अरब से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति अधिकतम 3 साथियों को ला सकता था। इसी वजह से किन सम्राट की मुहर की बोली लगाने के लिए कई लोग होड़ में शामिल हो गए, जिससे इसकी कीमत लगातार बढ़ती गई। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। उसे किन सम्राट की मुहर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ आने का उसका उद्देश्य ली लाओसान और वांग दाओयुआन के बीच के विवाद को सुलझाने में मदद करना और ली लाओसान द्वारा लाई गई युचांग तलवार को चोरी होने से बचाना था। तथापि तांग शियू अब भी यह जानना चाहता था कि किन सम्राट की मुहर में ऐसी क्या खास बात थी कि उसकी शुरुआती कीमत 100 मिलियन थी। उसकी नजर उस पर पड़ी और जब उसने विशाल कांस्य मुहर को स्पष्ट रूप से देखा तो वह मन ही मन मान लिया। इच्छाओं के विचित्र स्वभाव पर अफसोस करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि यह कहा जाता है कि संकट के समय सोना फलता फूलता है और समृद्धि के समय संचय, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के किसी चीज पर इतनी बड़ी दौलत खर्च करना सरासर सनक है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं। तांग शियू ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में थोड़ी अधिक सघन हो गई है और आभा का एक विशेष उतार चढ़ाव भी अचानक हवा से उतरता हुआ प्रतीत हुआ। क्या चल रहा है? तांग शियू ने चारों ओर देखा और कोई असामान्य भौतिक स्थिति न दिखने पर उसकी दिव्य चेतना ने तुरंत 2 से 300 मीटर के दायरे को कवर करते हुए अपना प्रभाव फैलाया। 2 सेकंड बाद तांग शियू की दिव्य चेतना ने आकाश और पृथ्वी के बीच तैरती आध्यात्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे ओयांग लुलू के सामने स्थित किन सम्राट की मुहर की ओर बढ़ते हुए देखा और वह विशेष आभा का उतार चढ़ाव वास्तव में किन सम्राट की मुहर के कारण ही था। ये खजाने की मुहर। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसकी दिव्य चेतना ने तुरंत किन सम्राट की मुहर को घेर लिया और धीरे धीरे उसके आंतरिक भाग में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अध्याय 513 भाग्य की शक्ति, दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। ओयांग लुलू के सामने मेज पर किन सम्राट की शाही मुहर रखी हुई थी। कांसे की यह मुहर मानो समय के प्रभाव से अछूती थी, अब भी चमकदार और साफ दिख रही थी। और इस समय जैसे ही एक दिव्य अनुभूति उसमें व्याप्त हुई, अचानक उसके भीतर एक खाली जगह प्रकट हुई और एक विशालकाय ज्वार की लहर ने उस दिव्य अनुभूति को तुरंत निगल लिया। पफ। छोटी नाव पर बैठे तांग शियू, जो अपनी दिव्य चेतना से किन सम्राट की शाही मुहर की जांच कर रहे थे, ने देखा कि उनकी पुतलियां पल भर में सिकुड़ गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने मुंह भर ताजा खून थूक दिया। उसके अलावा ली लाओशान ने अपना सिर घुमाया और तांग शियू को देखकर उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत तांग शियू का हाथ पकड़ा और घबराकर पूछा, भाई तांग, क्या आप
क्या आप ठीक हैं? तांग शियू की निगाहें किन सम्राट की शाही मुहर पर टिकी हुई थी, मानो उसने ली लाओशान का सवाल सुना ही न हो। उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन सम्राट की शाही मुहर के भीतर एक खाली जगह बन गई है और उस खाली जगह में कर्मों का असीम सौभाग्य समाहित है। कर्मों का फल एक अत्यंत रहस्यमय अस्तित्व है। ये सूक्ष्म, निराकार और निराकार है, फिर भी यह निरंतर दुनिया के हर तिनके, हर पेड़, हर व्यक्ति और हर घटना को प्रभावित करता है। हर किसी के पास कर्मों का फल होता है। अच्छे भाग्य वाले लोगों के पास थोड़ा अधिक कर्मों का फल होता है, जबकि बुरे भाग्य वाले लोगों के पास कम होता है। प्रत्येक देश का अपना कर्मिक भाग्य होता है। समृद्ध देश में भरपूर कर्मिक भाग्य होता है, पतनशील देश में कर्मिक भाग्य कम होता जाता है। कर्मों का सौभाग्य ये दिव्य मार्ग का एक हिस्सा है जो सभी चीजों की दिशा को प्रभावित करता है। जब कर्मों का आशीर्वाद किसी व्यक्ति पर होता है तो वह अपार सौभाग्य का अनुभव करता है। जब यह किसी राष्ट्र को प्रभावित करता है तो वह राष्ट्र शांतिपूर्ण और समृद्ध होता है। जब तांग शियू अमरलोक में थे तब उन्होंने अनगिनत देशों और महाद्वीपों का भ्रमण किया था और अनगिनत राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा था तथा अनगिनत खजाने अर्जित किए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चीज न देखी थी, नहीं उसके बारे में सुना था जिसमें कर्मिक सौभाग्य समाहित हो सकता है। उन्होंने देवलोक से प्राप्त उन आंशिक संदेशों पर भी कभी विचार नहीं किया था जिनमें कहा गया था कि जब कर्मिक सौभाग्य एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वह बहते पानी की तरह मूर्त रूप ले सकता है। असीम कर्मों के सौभाग्य के सागर की तरह इसे बनाने के लिए कर्मों का सौभाग्य कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तांग शियू का भयभीत हृदय शांत होने में काफी समय लगा। इस समय उसने किन सम्राट की शाही मुहर को देखा। उसकी आंखों में तीव्र लालसा की आग जल रही थी। मुझे ये जरूर चाहिए, मुझे इसे हासिल करना ही होगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। देवलोक से कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे कर्मों के फल का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। यह वह चीज थी जिसके लिए देवलोक में भी अनगिनत देवता तरसते थे। हालांकि तांग शियू को अभी भी कर्मों के फल का वास्तविक उद्देश्य नहीं पता था। 280 मिलियन, 300 मिलियन, 310 मिलियन कीमत लगातार बढ़ती रही और किन सम्राट की शाही मुहर में कम से कम दर्जनों प्रमुख हस्तियों ने दिलचस्पी दिखाई और एक के बाद एक बोली लगाई। हालांकि उनके पास बहुत पैसा होने के बावजूद वे अपनी बोलियों को लेकर सतर्क थे और हर बार बोली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे। 10 अरब छोटी नाव पर तांग शियू ने ली लाओशान का बोली लगाने वाला चप्पू उठाया, अपना हाथ ऊपर उठाया और गहरी आवाज में कहा वूश। 100 से अधिक छोटी नावों पर सवार एक 200 धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपनी निगाहें तांग शियू की ओर घुमा लीं। उनमें से अधिकांश ने तांग शियू की पहचान कर ली। स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन अस्पताल के युवा प्रतिभाशाली चिकित्सक, इसलिए चाहे इसका कारण तांग शियू की बोली बहुत अधिक थी या फिर वे युवा दिव्य चिकित्सक को नाराज नहीं करना चाहते थे। बोली लगाने वालों में से 9/10वें हिस्से अचानक गायब हो गए। नदी के चबूतरे पर मेजबान ओयांग लुलू ने 10 अरब की बोली सुनी और तुरंत प्रसन्न हो गई। हालांकि परिचित आवाज ने उसे थोड़ा उत्सुक कर दिया। बोली के स्रोत की ओर सबकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उसकी आंखों में तुरंत अविश्वास का भाव आ गया। ये कैसे हो सकता है? तांग शियू ओयांग लुलू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को उठाकर अपनी आंखों को मलते हुए पुष्टि की कि वह गलत नहीं की। उसके सुंदर मनमोहक चेहरे पर तुरंत एक चमकदार फूल जैसी मुस्कान आ गई। 11 अरब, 12 अरब, 12 अरब, 1 मिलियन। बोली प्रक्रिया कुछ ही सेकंड के लिए रुकी और फिर एक के बाद एक शुरू हो गई। हालांकि बोली में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 7-8 गुना कम हो गई थी और अब केवल 3-4 लोग ही बोली लगा रहे थे। तांग शियू ने अपना चप्पू फिर से उठाया और चिल्लाकर कहा 20 अरब, वूश। भीड़ में हलचल मच गई। हर छोटी नाव पर सवार मेहमान आपस में फुसफुसाने और चर्चा करने लगे। ऐसा लगता है कि दिव्य चिकित्सक तांग किन सम्राट की शाही मुहर पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वे 20 अरब की बोली लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या इतनी कम उम्र में उनके पास वाकई इतना पैसा है? क्या दिव्य चिकित्सक तांग उस ली लाओशान के साथ हैं? ली लाओशान वाकई तांग शियू की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, है ना? उन्हें 20 अरब रुपये लुटाने के लिए दे रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि ली लाओशान का कोई करीबी रिश्तेदार बीमार हो? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा कदम है। मैंने तो सोचा था कि किन सम्राट की यह शाही मुहर ज्यादा से ज्यादा 10 या 8 अरब में बिकेगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू इसकी कीमत इतनी बढ़ा देगा। क्या वह सेतु परिवार का एजेंट है? चलो इसे भूल ही जाते हैं। तांग शियू आखिर एक दिव्य चिकित्सक हैं और परिवार में ऐसा कौन है जिसे कभी कभार सिरदर्द या बुखार न होता हो? अगर हम अभी उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं तो भविष्य में कभी उनकी मदद की जरूरत पड़ने पर हमें पछतावा हो सकता है। इस कीमत पर मुझे नहीं लगता कि यह इसके लायक है। भूल जाओ, भूल जाओ। इन चर्चाओं के बीच किसी और ने बोली नहीं लगाई। मंच पर ओयांग लुलू ने माइक पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, सभी को नमस्कार। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे प्रिय ओयांग लुलू के प्रिय आज यहाँ होंगे और इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि इस किन सम्राट की शाही मुहर पर बोली लगाने के लिए 20 अरब खर्च कर देंगे। मुझे उनके फैसले पर पूरा भरोसा है। ये किन सम्राट की शाही मुहर वाकई एक असाधारण खजाना है। क्या कोई और है जो मेरे प्रिय से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? अगर नहीं तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे प्रिय के काफी पैसे बचाए। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए छोटी नावों पर सवार लगभग 100 प्रभावशाली लोग ठहाके लगाने लगे और कई लोगों ने ओयांग लुलू को खूब चिढ़ाया। हालांकि ओयांग लुलू अविचलित रहीं, लगातार अपने हाथों को जोड़कर और बार बार सिर हिलाकर सभी को धन्यवाद देती रहीं। पीछे छोटी नाव पर बैठे तांग शियू ने मुस्कुराते हुए फूल की तरह दमकते हुए ओयांग लुलू और उसके चारों ओर उमड़ी उत्साहित भीड़ को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। वह जानता था कि ओयांग लुलू एक जंगली घोड़े की तरह जोशीले स्वभाव और बेहद साहसी थी, लेकिन इस समय ये कहना एक असहज विषय को उठाना मात्र था। ली लाओशान जोर से हंसे। तांग शियू के कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए बोले, भाई तांग, आपका प्रेम जीवन सचमुच बहुत सुखमय है। मैंने ओयांग परिवार की इस छोटी राजकुमारी के बारे में बहुत सुना है। वह रानी की तरह स्वाभिमानी और आकाश को भी छू लेने वाली साहसी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा स्पष्टवादी होगी और इतनी सार्वजनिक रूप से आपके रिश्ते की घोषणा करने की हिम्मत करेगी। कितना सौभाग्य है, सचमुच बहुत सौभाग्य। वांग दाओयुआन मुस्कुराई और बोली, जी हाँ भाई तांग, आप सचमुच प्रेम के मामले में भाग्यशाली हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको इस तरह की नीलामी में एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा। जब आप दोनों की शादी होगी तो मैं आपको एक बड़ा उपहार जरूर भेजूंगी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दोनों बड़े भाइयों, कृपया ओयांग लुलू की बकवास पर ध्यान न दें। हम सिर्फ दोस्त हैं, सच्चे दोस्त, बेशर्म। सु यानिंग ने तांग शियू की ओर आंखें घुमाई और धीरे से कुछ बुदबुदाए। हालांकि तांग शियू ने ये सुना पर वह उससे बहस करने में बहुत आलसी था। उसने बस अनसुना करने का नाटक किया और फिर ओयांग लुलू की ओर देखकर जोर से पूछा, जल्दी करो, अगर कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है तो जल्दी से घोषणा करो कि किन सम्राट की शाही मुहर मेरी है। माइक पकड़े हुए ओयांग लुलू मीठी हंसी के साथ बोली, लगता है हमारे तांग शियू को बहुत इंतजार है। चूंकि कोई और उनसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं है तो किन सम्राट की यह शाही मुहर हमारे परिवार की है। हालांकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मैंने अभी तक वित्तीय मामलों का नियंत्रण नहीं संभाला है, इसलिए मैं केवल कर्मचारियों को उनसे भुगतान के लिए संपर्क करने का आदेश दे सकती हूँ। इसके बाद हम दूसरी वस्तु की नीलामी करेंगे। भीड़ की हंसी के बीच दूसरी वस्तु की नीलामी शुरू हुई।
अगले कुछ समय में लगभग 1 दर्जन वस्तुओं की नीलामी हुई, जिनमें से किसी की भी कीमत बहुत अधिक नहीं थी और सबसे महंगी वस्तु भी केवल कुछ करोड़ों में बिकी। नीचे तांग शियू ने नाव से आए सेतु परिवार के सदस्यों के साथ लेन देन पूरा कर लिया था। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से किन सम्राट की शाही मुहर प्राप्त हुई। भाई तांग, किन सम्राट की यह शाही मुहर वाकई पीढ़ियों से चली आ रही एक अनमोल धरोहर है, लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको 20 अरब खर्च करने की जरूरत तो नहीं थी, है ना? ली लाओशान ने झुककर तांग शियू के हाथ में मौजूद किन सम्राट की शाही मुहर को देखते हुए पूछा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हजारों सोने के सिक्के भी मेरी पसंद की चीज नहीं खरीद सकते, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, इसलिए इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो मुझे यह उचित लगेगी। ली लाओशान ने अंगूठा ऊपर करके कहा, भाई तांग एक जोशीले इंसान है, मुझे उनका यह व्यक्तित्व बहुत पसंद है। हजारों सोने के सिक्के भी मेरी पसंद की चीज नहीं खरीद सकते, ये बात बिल्कुल सच है। पास वाली नाव पर बैठे वांग दाओयुआन ने भी प्रशंसा में बार बार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, जीवन में हमें स्वतंत्र और सहजता से जीना चाहिए, जो मन करे खरीदो, जो खुशी दे वो करो। हालांकि भाई तांग युवा हैं, लेकिन उनके विचार हमसे कहीं अधिक गहरे हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों बड़े भाई मेरी चापलूसी कर रहे हैं। सु यानिंग तांग शियू के व्यवहार को देखकर अवाक रह गई। उसकी नजर में तांग शियू ने जो किया वह फिजूल खर्ची थी। हालांकि उसके मन में तांग शियू के प्रति गहरी नाराजगी थी, फिर भी पैसों को लेकर उसे दुख हुआ। 20 अरब, उस समय जब उसके सुपरिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी, तब वह बहुत गर्व महसूस करती थी। अब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तांग शियू इतनी अमीर हो जाएगी। ये जानना जरूरी है, 6 महीने पहले तांग शियू एक गरीब नासमझ छात्र था, जो न केवल एक गरीब परिवार से था, बल्कि उसका स्वभाव भी काफी भोला था। आधे साल से भी कम समय में उसमें ऐसे अभूतपूर्व बदलाव आ गए थे जिन्हें वह समझ ही नहीं सकती थी। हालांकि उसके मन में एक हल्का सा पछतावा भी था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने उस समय तांग शियू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। अगर दोनों परिवारों के बीच संबंध बेहतर होते तो तांग शियू की प्रतिभा उनके सुपरिवार के लिए एक बड़ा वरदान साबित होती, खासकर इसलिए क्योंकि तांग शियू शाही राजधानी के तांग परिवार की वंशज निकली। अगर उन्हें ये बात पहले पता होती तो शायद उनका परिवार तांग शियू और आंटी सुलिंग्यू के साथ इतना ठंडा, तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनक और दबाव वाला व्यवहार नहीं करता, बल्कि उनकी चापलूसी करता, है ना? ये तो बिगड़ा हुआ इंसानी दिल है। सु यानिंग के दिल में कड़वाहट सी उठ गई और उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। हालांकि उसके मन में तांग शियू के लिए अभी भी काफी नफरत थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पछतावा और आत्मचिंतन महसूस हो रहा था। अध्याय 514 9 फीनिक्स हैपन, तीसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग, नीलामी धीमी गति से आगे बढ़ी, जिसमें कई वस्तुओं को अनेक लोगों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जा रहा था। तांग शियू अब भाग नहीं ले रहे थे, वे चुपचाप ली लाओसान के बगल में बैठे अपने हाथ में किन सम्राट की मुहर से खेल रहे थे। वह सचमुच ये नहीं समझ पा रहा था कि दिखने में साधारण सी लगने वाली इस कांसे की मुहर में इतनी अधिक कर्मिक सौभाग्य की शक्ति कैसे समाहित है। हालांकि अगर वह इसका हल नहीं निकाल पाता था तो वह इस पर ज्यादा सोचने के लिए बहुत आलसी था। किन सम्राट की मुहर के साथ खेलते हुए वह कभी कभी सु यानिंग को देखता था। हालांकि वह सु यानिंग को नापसंद करता था, फिर भी वह उसकी चचेरी बहन थी, और अगर वह अपने छोटे भाई की तरह पश्चाताप कर ले तो यह निस्संदेह उसकी मां के लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। 3.5 घंटे बाद शाम के 5:30 बज चुके थे। नीलामी अपने अंतिम चरण में थी। तांग शियू की मध्यस्थता के कारण ली लाओसान और वांग दाओयुआन दोनों ने युचांग तलवार और एक अन्य प्राचीन तलवार के लिए बोली लगाने से मना कर दिया, और सेतु परिवार को अनुबंध उल्लंघन शुल्क का भुगतान करने के बाद उन्होंने दोनों कीमती तलवारें वापस ले लीं। नदी के बीचों बीच बने चबूतरे पर ओयांग लुलु बेहद खुश थी। मिंग राजवंश के शाही भट्ठे से बने नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान की नीलामी के दौरान उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीलामी इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अंतिम 3 आइटम हैं। मेरा मानना है कि ये तीनों वस्तुएं बेहद दुर्लभ खजाने हैं, और जिसे भी ये मिलेंगी उसे अपार सौभाग्य प्राप्त होगा। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक विशेष सामग्री से बनी हैपन है, जिसका नाम 9 फीनिक्स हैपन रखा गया है, क्योंकि इस पर स्वयं उत्कीर्ण अक्षर हैं। 9 फीनिक्स हैपन बहुत ही अनोखी है, यहाँ तक कि जादुई भी है। मुझे समझाने दीजिए। पहली बात तो यह है कि इसकी सामग्री विशेष और बेहद कठोर है। जिस मालिक ने नीलामी घर को 9 फीनिक्स हैपन की नीलामी का जिम्मा सौंपा था, उसने एक बार लेजर कटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। दूसरा, इसे पहनने वाला व्यक्ति सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहने के जादुई प्रभाव का अनुभव कर सकता है। क्या आपको इस पर विश्वास है? सिर्फ एक हेयरपिन लगाने से ही गर्मी के मौसम में ताजगी और सर्दी के मौसम में असाधारण गर्माहट का एहसास हो सकता है। ओयांग लुलु ने अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे मेहमानों की ओर देखते हुए ये कहा और जोर से घोषणा की, बिल्कुल सही, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैंने पहले भी 9 फीनिक्स हेयरपिन पहनी है, और वाकई इसे पहनकर मुझे बहुत आराम महसूस हुआ था, और आयोजनकर्ता सेतु परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। अब मैं घोषणा करता हूँ, इसकी शुरुआती बोली 20 मिलियन है, और प्रत्येक वृद्धि 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बोलने के बाद उसने नीचे मौजूद भीड़ की ओर देखा। 20 मिलियन, 21 मिलियन। 2 महिला उद्योगपतियों ने लगभग एक साथ बोली लगाई। नाव पर जब तांग शियू ने ओयांग लुलु के मुंह से 9 फीनिक्स हैपन सुना तो उसका शरीर थोड़ा कांप गया, और जब उसकी नजर 9 फीनिक्स हैपन पर पड़ी तो वह तुरंत खड़ा हो गया। हालांकि उनके कार्यों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, फिर भी सभी का ध्यान नीलामी पर ही केंद्रित रहा। 100 मिलियन, तांग शियू ने दृढ़ता से पुकार लगाई। तुरंत ही बोली लगाने वाली दोनों महिला उद्योगपतियों के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखों में झुंझलाहट दिखाई देने लगी। B1 ग्रुप के बड़े बॉस यांग लैन के पास लगभग 10 अरब की संपत्ति थी, और वे अनगिनत व्यवसायों का संचालन करते थे। ये कहा जा सकता है कि उनकी कुल संपत्ति देश के दूसरे दर्जे के धनी व्यक्तियों के दायरे में आ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी, और यह सारी संपत्ति उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित की थी। 9 फीनिक्स हैपन को देखने के बाद वह इस सुनहरी हैपन की ओर आकर्षित हुई और उसे ये बेहद पसंद आई, इसलिए उसने इसे खरीदने का मन बना लिया था। भले ही इसका मतलब अधिक पैसा खर्च करना हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि एक अप्रत्याशित व्यक्ति सामने आएगा, और यह व्यक्ति प्रसिद्ध युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू होगा। वह जानती थी कि तांग शियू अमीर है, अन्यथा वह नीलामी में पहली वस्तु खरीदने के लिए 2 अरब खर्च नहीं करता। हालांकि वह इस 9 फीनिक्स हैपन को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। 200 मिलियन, उसके मुंह से ठंडी आवाज निकली। 50 करोड़, तांग शियू ने दोबारा बोली लगाई, और उनकी बोली ने वहां मौजूद सभी लोगों के बीच हलचल पैदा कर दी। यांग लैन ने तांग शियू की ओर देखा, खड़ी हुई और बोली, दिव्य डॉक्टर तांग, मुझे बहुत जिज्ञासा है, आप जैसे बड़े आदमी इस 9 फीनिक्स हैपन के लिए मुझ जैसी महिला से प्रतिस्पर्धा क्यों करेंगे? तांग शियू ने कहा, यह 9 फीनिक्स हैपन मूल रूप से मेरी थी, बाद में मैंने इसे एक जूनियर को दे दिया और उसने इसे खो दिया। अब मैं इसे पैसों से वापस खरीद रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है ना तुम्हारा? यांग लैन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, 200 मिलियन। अगर आप 200 मिलियन से अधिक की पेशकश कर सकते हैं तो मैं हार मान लूंगा। 1100 मिलियन, तांग शियू ने दृढ़ता से कहा। यांग लैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अपना सिर हिलाया और धीरे से बैठ गई। अंततः 9 फीनिक्स हैपन को तांग शियू ने हासिल कर लिया।
जब उसने 9 फीनिक्स हेयरपिन को अपने हाथ में पकड़ा तो उसकी आंखों में मौजूद जटिल भाव काफी देर तक बना रहा। यह 9 फीनिक्स हेयरपिन वास्तव में उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित किया गया था और यह एक उपहार भी था, एक उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति जो उन्होंने अपनी प्रेमिका जू किंगचेन को दी थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह वस्तु पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई या ये किसी और के कब्जे में कैसे आ गई। हालांकि उसे पहले से ही हल्का सा संदेह था कि यह मामला संभवतः गुयान एयर से संबंधित है। अब जबकि उसने 9 फीनिक्स हेयरपिन वापस खरीद लिया था, वह उसके जागने के बाद उससे इसका कारण पूछेगा। भाई तांग, क्या यह 9 फीनिक्स हेयरपिन सचमुच आपकी थी? ली लाओसान ने झुककर उत्सुकता से पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, यह न केवल मेरा है बल्कि मैंने इसे खुद बनाया भी है। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई हैं। अब जब मैंने इसे वापस खरीद लिया है तो मैं धीरे धीरे बाद में चीजें समझ जाऊंगा। ली लाओसान ने अजीबोगरीब ढंग से कहा, ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है ना? तांग शियू ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक कहानी है, एक निजी मामला है। ये सुनकर ली लाओसान ने सिर हिलाया और उस विषय पर चर्चा करना बंद कर दिया। आखिरकार तांग शियू के निजी मामलों के बारे में पूछना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। उन्हें बस इस बात की जिज्ञासा थी कि तांग शियू हेयरपिन बना सकती हैं और उनकी कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है। अगला, तांग शियू को नीलामी के लिए रखी जाने वाली दूसरी वस्तु में बहुत कम रुचि थी। हालांकि नीलामी में इसकी कीमत कई 100 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। नीलामी के मंच पर ओयांग लुलू की आंखें कुछ हद तक जटिल थीं। वह जानती थी कि तांग शियू के मन में कुछ चल रहा है और वह एक बड़ा रहस्य भी छुपा रहा है। लेकिन आज उसने एक हेयरपिन खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी जिससे उसके दिल में थोड़ी सी खटास उठ गई। आखिरकार उनके जैसा बड़ा आदमी हेयरपिन का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। ये हेयरपिन जरूर किसी महिला से संबंधित होगी। अंतिम वस्तु ड्रैगन सीकिंग कंपास है। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था कि ड्रैगन सीकिंग कंपास की नीलामी करते समय बहुत अधिक स्पष्टीकरण न दें, इसलिए मैं सीधे तौर पर इसकी शुरुआती कीमत की घोषणा करता हूँ, 100 मिलियन, और प्रत्येक वृद्धि 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। अब बोली शुरू होती है। ओयांग लुलू के बोलने के बाद उसने 20 से 30 सेंटीमीटर व्यास वाली एक कंपास जैसी वस्तु उठाई। ड्रैगन सीकिंग कंपास, वो क्या होता है? क्या भव्य समापन एक ऐसी रहस्यमयी चीज है? इसकी उत्पत्ति क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सितु परिवार क्या कर रहा है? क्या यह वस्तु किन सम्राट की मुहर से भी अधिक कीमती है? बकवास। वहां मौजूद सैकड़ों धनी व्यक्तियों में से आधे से अधिक लोग जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे। हालांकि जब ड्रैगन सीकिंग कंपास के नाम की घोषणा की गई तो लगभग 100 छोटी नावों पर सवार 2 या 3 दर्जन बुजुर्ग लोग खड़े हो गए। हालांकि छोटी नावें डगमगा रही थीं, लेकिन उनके शरीर सीधे खड़े थे, उनकी आंखें तीव्र तीव्रता से भरी हुई थीं और वे बिना पलक झपकाए ड्रैगन सीकिंग कंपास को घूर रहे थे। एक छोटी सी कलाकृति। तांग शियू ने कुछ आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसे पृथ्वी पर लौटे काफी समय हो गया था, इसलिए उसने शायद ही कोई कलाकृतियां देखी थीं। अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से उन्होंने पाया कि इस कलाकृति में ड्रैगन की खोज करने और एक्यू पॉइंट्स का पता लगाने का कार्य था, जिससे ये भूविद्या का अभ्यास करने वालों की दृष्टि में एक अमूल्य खजाना बन गया। मैं 200 मिलियन की बोली लगाता हूँ। 300 मिलियन, 50 करोड़, 1 अरब। कीमत रॉकेट की तरह आसमान छू गई। महज 4 या 5 मिनट में ही ड्रैगन सीकिंग कंपास की कीमत बढ़कर 2 अरब 4 करोड़ हो गई थी। प्रत्येक बोलीदाता की वृद्धि 100 मिलियन से कम नहीं थी। तांग शियू के बगल में बैठे ली लाओसान ने विभिन्न भावों के साथ बड़ों को देखा। अचंभित होकर तांग शियू को धीरे से धक्का दिया और धीमी आवाज में पूछा, भाई तांग, क्या हो रहा है? वे लोग कौन हैं? मैंने उन्हें पहले भी देखा था। उनमें से कई ने इस नीलामी के दौरान एक बार भी बोली नहीं लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ देखने के लिए आए हों, लेकिन अब जिस चीज के बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि वह क्या है, उसके लिए वे गुस्से से लाल होकर बहस कर रहे हैं और इतना पैसा लुटा रहे हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, ड्रैगन सीकिंग कंपास, ये आध्यात्मिक नसों का पता लगाता है, अशुभ और आध्यात्मिक एक्यू पॉइंट्स को इंगित करता है, और यहाँ तक कि इसका उपयोग प्राचीन कब्रों की खोज के लिए भी बहुत आसान है। कुछ भू ज्योतिषियों की नजर में यह वस्तु बेहद कीमती है, लगभग उनकी संपत्ति और जीवन के बराबर। ली लाओसान चौंक गई और बोली, आपका मतलब है कि वे सभी भू ज्योतिषी हैं? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। ली लाओसान ने मुश्किल से अपनी बात कही और कुछ नहीं बोला। और ठीक उसी समय जब वह और तांग शियू बात कर रहे थे, ड्रैगन सीकिंग कंपास की कीमत फिर से बढ़ाकर 3 अरब कर दी गई। बूढ़े भूतचू, क्या तुम्हें मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी ही है? एक बूढ़े व्यक्ति ने 3 अरब की बोली लगाने वाले बुजुर्ग की ओर देखा और गुस्से से पूछा। ओल्ड घोस्ट चू के नाम से जाने जाने वाले बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा, ड्रैगन सीकिंग कंपास के लिए मैं सब कुछ खोना पसंद करूंगा, बल्कि सब कुछ खोना पसंद करूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, तुम तो निर्दयी हो। दूसरे व्यक्ति ने ओल्ड घोस्ट चू की ओर इशारा किया और अंत में अनिच्छा भरे भाव से बैठ गया। बूढ़े भूत चू ने अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे अन्य 2 बुजुर्गों को देखा और गहरी आवाज में कहा, आप अपनी इच्छानुसार बोली लगा सकते हैं, लेकिन मैं ड्रैगन सीकिंग कंपास प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। आप चाहे जितनी भी बोली लगाएं, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन सीकिंग कंपास मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने कुछ अनिच्छा से कहा, मैं 3 अरब 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। अगर आपकी बोली इस रकम से ज्यादा है तो मैं हार मान लूंगा। 3.2 अरब, बूढ़े भूत चू ने फिर कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर दोनों बैठ गए। उन्हें ड्रैगन सीकिंग कंपास प्राप्त करने की भी उम्मीद थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वित्तीय संसाधनों के मामले में वे ओल्ड घोस्ट चू से मुकाबला नहीं कर सकते थे। दरअसल वे ये भी जानते थे कि यह ड्रैगन सीकिंग कंपास 200 साल से भी अधिक समय पहले झू परिवार की पुश्तैनी धरोहर थी। पूरा वे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और यदि वे एकजुट हो जाते तो वे निश्चित रूप से ओल्ड घोस्ट चू को आर्थिक रूप से दबा सकते थे। लेकिन वे ये भी जानते थे कि ऐसा करने से वे ओल्ड घोस्ट चू के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे और झू परिवार हमेशा उन्हें निशाना बनाएगा। अध्याय 515 धूर्तता और षड्यंत्र नीलामी की अंतिम वस्तु ड्रैगन सीकिंग कंपास के लिए जमकर बोली लगाई गई, जिसकी कीमत लगातार बढ़ती रही जब तक कि अंततः इसे झू उपनाम वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 3.2 बिलियन युआन की खगोलीय राशि में नहीं खरीद लिया। इसी के साथ इस वर्ष की इंपीरियल कैपिटल नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। तांग शियू ने ड्रैगन सीकिंग कंपास की बोली में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए इस तरह की निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियां जितनी मात्रा में चाहें उतनी प्राप्त की जा सकती थीं, इसलिए उन पर बड़ी रकम खर्च करना अनावश्यक था। उसे ये भी विश्वास था कि एक बार जब उसकी साधना और उन्नत हो जाएगी तो वह स्वयं ही इस प्रकार की निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि ड्रैगन सीकिंग कंपास के प्रकट होने से उन्हें एक व्यावसायिक अवसर भी दिखाई दिया। उस तरह की एक साधारण जादुई कलाकृति भी 3.2 अरब युआन में बिक सकती है। वह चुपचाप सोचने लगा कि क्या अपनी ताकत में सुधार होने के बाद उसे इस तरह की दर्जनों कलाकृतियों को परिष्कृत करके नीलामी के लिए रखना चाहिए। छोटी नाव पर ली लाओसान ने तांग शियू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तांग, नीलामी खत्म हो गई है, चलिए चलते हैं। मुझे सेतु परिवार द्वारा तैयार की गई दावत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वांग दाओयुआन ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई ली सही कह रहे हैं। इन ब्लैक मार्केट नीलामी के बाद सेतु परिवार हमेशा भाग लेने वाले मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक भोज का आयोजन करता है। हालांकि इन अवसरों पर विशुद्ध व्यवसाय
शायद ही कभी उपस्थित होते हैं। भोज में शामिल होने वाले लोग आमतौर पर संकी और असामान्य व्यक्ति होते हैं। संकी और असामान्य व्यक्ति। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अचानक कहा, दोनों बड़े भाइयों, मैंने अभी अभी 2 चीजें खरीदी हैं और मेरे पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। चूंकि आज रात कोई हमें दावत दे रहा है तो चलिए जहां भी हो सके थोड़ी बचत कर लेते हैं। मैं अमर पे उपहार के रूप में पेश करूंगा। आइए इसे भोज में पीते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं इमोर्टल ब्रू लाऊंगा। मेरी कार की डिक्की में 2 डिब्बे हैं। हम आज रात एक केस पी लेंगे और दूसरा केस भाई वांग के जाने के समय वह अपने साथ ले जा सकेंगे। वांग दाओयुआन के चेहरे के भाव बदल गए और वह मुस्कुराया। अमर पे आजकल सबसे मूल्यवान उपहार है। अगर मैं इसका एक मामला देखूं तो ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। भाई तांग, धन्यवाद। तो चलिए यहीं रुकते हैं और आज रात सिटू परिवार द्वारा आयोजित भोज में शामिल होते हैं। ली लाओसान ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप दोनों रुकना चाहते हैं इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। भाई वांग, हालांकि पहले हमारे बीच कुछ मतभेद थे लेकिन इसका हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और न ही हमें कोई नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी शुरुआती असहमति के कारण ही हम दोस्त बन गए हैं। आज रात जमकर ड्रिंक करते हैं। ठीक है, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। वांग दाओयुआन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। नदी के संकरे मार्ग से सरकती हुई एक छोटी नाव पास आई। लाल रंग की पोशाक पहने ओयांग लुलू मुस्कुराते हुए नाव के अगले हिस्से में खड़ी थी। जैसे ही नाव तांग शियू की नाव के पास पहुंची वह सीधे नाव के अगले हिस्से से उतरी और उसकी तरफ कूद गई। मेरी ओयांग लुलू की दृष्टि बिल्कुल त्रुटिहीन है। अगर मुझे इसे एक शब्द में बयान करना हो तो वो होगा शानदार। मेरी प्यारी, मैंने पाया है कि तुम वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सक्षम हो। तुम हर तरह के भव्य कार्यक्रमों में दिखाई देती हो। ओयांग लुलू ने कुशलतापूर्वक तांग शियू का हाथ पकड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, क्या तुम अपनी ही तारीफ करना बंद कर सकते हो? चलिए कुछ गंभीर बात करते हैं। आप शाही राजधानी में कैसे पहुंचे और सिटू परिवार की नीलामी के मेजबान और नीलामीकर्ता कैसे बन गए? ओयांग लुलू ने गर्व से कहा, मेरी ओयांग लुलू अविश्वसनीय रूप से सक्षम है, असीम शक्ति से परिपूर्ण है और मेरी प्रसिद्धि पूरे देश में जानी जाती है, नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जानी चाहिए। सिटू परिवार के मुखिया, जो काफी समझदार थे, ने स्वाभाविक रूप से मुझसे इस नीलामी के लिए मेजबान और नीलामीकर्ता बनने की विनती की। तांग शियू ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह आत्ममुग्ध बने रहे तो मानो या न मानो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। ओयांग लुलू ने झट से अपने हाथ हिलाए और हंसते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सच में हास्यबोध नहीं है। सितु बोयांग, जो वर्तमान में सितु परिवार के मुखिया हैं, मेरी मां के धर्मपिता हैं, इसलिए सितु बोयांग मेरे धर्मदादा भी हैं। वैसे भी दानवों की राजधानी में हमारे परिवार का विला पहले ही खुल चुका है और मुझे इसके संचालन के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं शाही राजधानी आ गया हूँ। तांग शियू समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम दानवों की राजधानी कब लौट रही हो? ओयांग लुलू ने कहा, कल सुबह। ओह हाँ, आप कब वापस जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि कल से आपका स्कूल शुरू हो रहा है। तांग शियू मुस्कुराया, आज रात मैं सद्भावना के प्रतीक के रूप में आपको रात्रिभोज कराऊंगा और कल मैं आपके विमान से दानव राजधानी वापस चला जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओयांग लुलू ने ली लाओसान की ओर देखा, फिर वांग दाओयुआन और सु यानिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर मेरा इंतजार करना होगा। मुझे अपने धर्मदादा से मिलने जाना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। तांग शियू ने पूछा, कहाँ जाना है? ओयांग लुलू ने कहा, क्या हम रात के खाने पर नहीं जा रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, हम सितु परिवार के भोज में शामिल होने के लिए यहीं रुक रहे हैं। ओयांग लुलू का चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर उसने खुशी से कहा, ये बहुत बढ़िया है। मैं बाद में आपको हमारे धर्मदादा से मिलवाऊंगी, वह आपको जानता है और आपकी बहुत प्रशंसा करता है। तांग शियू ने चिढ़कर कहा, मैं कहती हूँ ओयांग लुलू, क्या तुम हमेशा हमारा 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 कहना बंद कर सकती हो? वो तुम्हारे धर्मदादा हैं, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सब एक जैसा है, सब एक जैसा है। ओयांग लुलू ने एक चमकदार मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और तुरंत नाव के कर्मचारियों से नाव को किनारे की ओर ले जाने का आग्रह किया। दरअसल ओयांग लुलू हठपूर्वक तांग शियू से चिपकी रही और उसकी कार में बैठकर उस होटल तक गई जहां सिटू परिवार भोज का आयोजन कर रहा था। ली लाओसान ने अपने साथ लाई हुई मछली की आंत की तलवार अपने अंगरक्षकों को सौंप दी और उन्हें विदा कर दिया और वांग दाओयुआन ने भी ऐसा ही किया। अपने अंगरक्षकों को अपनी तलवार सौंपने के बाद वह सु यानिंग को लेकर ली लाओसान की कार से होटल चली गए। शुरू में सु यानिंग भोज में जाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन जब वांग दाओयुआन को पता चला कि सु यानिंग तांग शियू की चचेरी बहन है तो तांग शियू के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए उसने नर्म और कठोर दोनों तरह की रणनीति अपनाई और अंततः सु यानिंग को समझौता करने के लिए राजी कर लिया। इंपीरियल कैपिटल इंटरनेशनल होटल 28वीं मंजिल पर स्थित भोज कक्ष में सिटू परिवार का भोज आयोजित किया गया था। नीलामी समाप्त होने के समय तक भाग लेने वाले कई मेहमान पहले ही आ चुके थे। पूरा भोज कक्ष असाधारण रूप से भव्य ढंग से सजाया गया था, जिसमें कोमल क्रिस्टल लैंप हॉल के हर कोने को रोशन कर रहे थे। सुंदर वेट्रेस द्वारा भोजन की मेजों पर उत्तम वाइन और पेय पदार्थ भी परोसे गए थे। आने वाले हर मेहमान को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि हर मेज पर इमोर्टल ब्रू की 2 बोतलें रखी हुई थीं। भोजगृह के बगल में एक आलीशान स्वीट में सिटू बोयांग चुपचाप दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। 60 वर्ष से अधिक आयु का होने के बावजूद वह पूरी तरह से ऊर्जावान थे और उनका चेहरा गुलाबी रंग का था। उसके सामने एक पुरुष और एक महिला, दोनों अधेड़ उम्र के, चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पिताजी लुलू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी बोलने और बातचीत करने की प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। नतीजतन हमारे सिटू परिवार की नीलामी में कई वस्तुओं की कीमतें हमारी शुरुआती उम्मीदों से कहीं अधिक रहीं। सिटू बोयांग द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा पूरी करने के बाद सिटू चाव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिटू बोयांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में बहुत अच्छा। वैसे आप सब वापस आ गए? वो बच्ची लुलू कहाँ भाग गई थी? सिटू चाव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पिताजी लुलू को वह आदमी मिल गया है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। नीलामी समाप्त होते ही वह बेसब्री से उसे ढूंढने चली गई। तांग शियू, सिटू बोयांग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, क्या युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू ने भी हमारे परिवार की नीलामी में भाग लिया था? सिटू चाव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उन्होंने हमारी नीलामी में 2 वस्तुएं खरीदने के लिए भी बड़ी रकम खर्च की, जिसकी कुल कीमत 3.1 अरब युआन थी। सिटू बोयांग ने आश्चर्य से कहा, 2 वस्तुएं? क्या ये पहली वस्तु किन सम्राट की मुहर और 9 फीनिक्स हेयरपिन हो सकती है? इन दोनों वस्तुओं का योग ठीक 3.1 अरब है। सिटू चाव मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, ये वही 2 चीजें हैं। सिटू बोयांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं जिंगमिन द्वीप पर आपके चाचा ओयांग से मिला था और उनसे तांग शियू के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह एक बेहद प्रतिभाशाली युवक है। सिटू चाव ने कहा, वह वाकई उल्लेखनीय है, खासकर उनके द्वारा स्थापित शिंग तांग समूह। इसकी भविष्य की विकास क्षमता सचमुच सराहनीय है। इसके अलावा वह एक दिव्य चिकित्सक भी हैं, जिसने मुझे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वह लड़की लुलू हमेशा से ही बहुत समझदार रही है और अगर तांग शियू असाधारण न होता तो शायद उसके लिए उसका दिल जीतना मुश्किल होता। सिटू बोयांग ने सिर हिलाकर कहा, भविष्य में आपको तांग शियू से बातचीत करनी चाहिए। अगर वह सचमुच अच्छा है तो उसके करीब जाओ।
सितु चाओ हिचकिचाई, पिताजी, लेकिन उनकी पहचान। सितु बोयांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि वह तांग परिवार का सदस्य है और उसकी पहचान संवेदनशील है, लेकिन चूंकि हमारा सितु परिवार शाही राजधानी में जीवित रहना चाहता है, इसलिए हमें कुछ परिवारों के करीब आना ही पड़ेगा। हालांकि हाल के वर्षों में तांग परिवार का पतन हुआ है, फिर भी एक दुबला पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब तांग परिवार के वंशजों में कोई असाधारण प्रतिभा उभरकर सामने आती है, तो उनके लिए अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना असंभव नहीं है। तांग परिवार की तुलना में याओ परिवार कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर हमारा सितु परिवार उनके करीब भी आ जाए तो मुझे डर है। कोई बात नहीं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सितु चाओ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पिताजी, क्या आप विभिन्न घरेलू ताकतों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? सितु बोयांग ने धीमी आवाज में कहा, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। सितु चाओ ने उलझन में पूछा, तो फिर अभी अभी आपका मतलब क्या था? सितु बोयांग ने कहा, ओयांग लुलू मेरी धर्मपत्नी है। जिस आदमी को वह पसंद करती है, ओयांग परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत पसंद करते हैं। क्या हमें उसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है? क्या हमें संदेह से बचने की जरूरत है? और तांग शियू की दिव्य चिकित्सक के रूप में पहचान को देखते हुए यदि हम जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखते हैं तो यही असली समस्या होगी। समझना, सितु चाओ एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने तुरंत अपने पिता का मतलब समझ लिया। यदि सितु परिवार तांग परिवार के करीब आना चाहता भी है तो यह उचित होगा, क्योंकि ओयांग लुलू का तांग शियू के साथ संबंध है और तांग शियू एक दिव्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। भले ही करीब आने से कई लोग नाराज हो जाएं, तो क्या हुआ? अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद सितु चाओ ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। भोजगृह में तांग शियू, ली लाओसान, वांग दाओयुआन और ओयांग लुलू के पहुंचते ही कई लोग उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। हालांकि ली लाओसान और वांग दाओयुआन का दर्जा असाधारण था, लेकिन वहां उपस्थित होने के योग्य प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान और पद थे। वे मुख्य रूप से तांग शियू के कारण ही उनका अभिवादन करने आए थे। हालांकि कुछ लोग पहले से ही जानते थे कि तांग शियू शाही राजधानी के तांग परिवार के वंशज थे, लेकिन अधिक लोग तांग शियू की एक दिव्य चिकित्सक के रूप में पहचान के बारे में जानने में रुचि रखते थे। आखिरकार अपने जीवनकाल में कौन बीमारी और आपदा से बच सकता है? किसी दिव्य चिकित्सक से मिलना उनके लिए केवल लाभकारी ही था, इसका कोई नकारात्मक पक्ष नहीं था। अध्याय 516 प्राथमिकता, दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू को ऐसे सामाजिक समारोहों से अरुचि थी, फिर भी आज आने का उनका एक उद्देश्य था। इसलिए शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने ओयांग लुलू, ली लाओसान और वांग दाओयुआन को एक एकांत कोने में ले जाकर एक मेज पर बैठा दिया। तांग शियू, तुम्हें दूसरों से शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हुए देखकर तुम दुखी क्यों लग रहे हो? ओयांग लुलू ने मुस्कुराते हुए तांग शियू के करीब झुकते हुए पूछा। तांग शियू ने बेबसी से कहा, मुझे ये निरर्थक औपचारिकताएं बिल्कुल पसंद नहीं है। बातचीत के बाद लोग शायद भूल जाएं कि आप कौन हैं, और अगर याद भी रहे तो मुसीबत ही हाथ लग सकती है। उद्देश्य उन्मुख बातचीत सच्ची दोस्ती से कहीं बेहतर होती है। ली लाओसान ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। भाई तांग की बातें दिल को छू गईं। जब हम पहली बार साइपान में मिले थे तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि नाम भी नहीं। हमें बस लगा कि दूसरा व्यक्ति दिलचस्प है, और एक दूसरे को जानने के बाद हमने पाया कि हमारे स्वभाव एक दूसरे से मेल खाते हैं। आसपास वांग दाओयुआन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने झट से पूछा, भाई ली, आपने कहा था कि आप और भाई तांग साइपान में मिले थे। मैंने सुना है कि पिछले 2 महीनों से वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या यह वही हो सकता है? ली लाओसान ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैंने भी यह खबर सुनी है, लेकिन मेरा कारोबार अभी तक विदेशों में नहीं फैला है। वांग दाओयुआन ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया और कहा, वहाँ की बड़ी परियोजना के बारे में सुनकर मैंने एक बार लोगों को जांच के लिए भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। मुझे बस इतना पता चला कि किसी ने एक द्वीप खरीदा है और उसका पुनर्निर्माण कर रहा है। कितना अफसोस, इतनी बड़ी परियोजना और मुझे नहीं मिली, वरना मैं खूब पैसा कमा लेता। ली लाओसान ने एक अजीब से भाव से तांग शियू की ओर देखा और चुप रही। ओयांग लुलू तांग शियू के बगल में बैठी थी, और यह सुनकर वह फिर से तांग शियू के करीब झुक गई और केवल उन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, तांग शियू, क्या वे उस द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं जिसे तुमने खरीदा था? तांग शियू ने भी बहुत धीमी आवाज में कहा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए ज्यादा मत बोलो, समझा? ओयांग लुलू ने हल्की सी मुस्कान दी। सितु परिवार द्वारा आयोजित भोज बहुत ही अनौपचारिक था। सितु परिवार के मुखिया और भोज के मेजबान सितु बोयांग स्वयं उपस्थित थे। कई पुराने मित्रों से मिलने के बाद उनमें से कुछ ने उन्हें अपने साथ एक मेज पर बैठा लिया। जैसे ही भोजन और पेय परोसे गए, माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। तांग शियू बहुत कम बोलते थे, हालांकि उनके साथ बैठे लगभग सभी लोग उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने केवल सरल शब्दों में जवाब दिया। उनका पूरा ध्यान सितु परिवार के मुखिया सितु बोयांग पर केंद्रित था। तांग शियू, चलो मैं तुम्हें अपने गॉडफादर के साथ टोस्ट करने ले चलती हूँ। ओयांग लुलू ने अचानक अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि वह आपके बड़े हैं तो चलिए उनसे मिलते हैं। संयोग से मुझे सितु परिवार के मुखिया से कुछ बात करनी है। ओयांग लुलू ने आश्चर्य से पूछा, आप गॉडफादर से मिलना चाहते हैं? किस लिए? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। जैसे ही दोनों खड़ी हुई और उस मेज की ओर बढ़ी जहां सितु बोयांग बैठी थी, ओयांग लुलू ने तांग शियू के हाथ में अपना हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, गॉडफादर, तांग शियू और मैं आपको बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। सितु बोयांग ने अपना सिर घुमाया, ओयांग लुलू पर एक नजर डाली, फिर तांग शियू पर अपनी निगाहें गड़ा दी और कुछ क्षणों तक उसे ध्यान से देखने के बाद संतुष्टि से सिर हिलाते हुए मुस्कुराए। तांग शियू, तुम एक बहुत ही होनहार युवक हो। चूंकि तुम मेरी गोद ली हुई बेटी के होने वाले पति हो, इसलिए भविष्य में तुम्हें हमारे सितु परिवार के और करीब होना चाहिए। तांग शियू मुस्कुराई, दादाजी सितु, हम करीब रहेंगे। मैं इस प्याले से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। सितु बोयांग ने अपना गिलास उठाया, मुस्कुराया और पूरा पी गया, फिर जीभ चटकाते हुए आह भरी, आपके समृद्ध तांग समूह द्वारा निर्मित अमर पेय सचमुच अमृत है, इसका स्वाद सचमुच अविस्मरणीय है। तांग शियू, हमारी लुलू की खातिर क्या आप इस बूढ़े आदमी के लिए एक गुप्त रास्ता खोल सकते हैं और मुझे भी कुछ निजी तौर पर बेच सकते हैं? तांग शियू मुस्कुराया, आप मजाक कर रहे हैं बूढ़े आदमी। अगर आपको सच में पसंद आया तो मैं तांग शिया से बाद में आपके लिए कुछ भिजवा दूंगा। सितु बोयांग दिल खोलकर हंसी और बोली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तांग शियू ने कहा, दादाजी सितु, भोज के बाद क्या हम थोड़ी बातचीत करेंगे? सितु बोयांग थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, तो आप और लुलू साथ आ सकते हैं और हम सब मिलकर पारिवारिक बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तांग शियू सहमत हो गया और फिर ओयांग लुलू को वापस अपनी मेज पर ले आया। मन ही मन वह सितु बोयांग के साथ होने वाले अपने आगामी सौदे की बारीकियों का हिसाब लगा रहा था। पहले शायद उसे सितु परिवार जैसे परिवार के अस्तित्व की परवाह नहीं थी, लेकिन आज की नीलामी के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। किमेन रहस्यमयी कलाओं की दुनिया में एक शक्तिशाली परिवार होने के नाते सितु परिवार के देश के कई किमेन अभ्यासियों के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध थे। सितु परिवार के माध्यम से उसे कई उपयोगी चीजें मिल सकती थीं।
उदाहरण के लिए इस नीलामी में सेतु परिवार किन सम्राट की मुहर और 9 फीनिक्स वेपन पेश करने में सक्षम रहा, जिससे उनकी शक्ति का पता चलता है। कौन जाने, शायद भविष्य में सेतु परिवार और भी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त कर ले। भोज समाप्त हो गया। तांग शियू और ओयांग लुलू ने ली लाओसान और वांग दाओयुआन को होटल से बाहर तक छोड़ा और फिर होटल की 28वीं मंजिल पर स्थित एक आलीशान स्वीट में चले गए। इस पल सेतु बोयांग दो बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। तांग शियू और ओयांग लुलू को आते देख उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, तांग शियू, तुम लुलू के होने वाले पति हो, इसलिए तुम अजनबी नहीं हो। अभी थोड़ी देर रुकिए, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तांग शियू मान गया, लेकिन गया नहीं। इसके बजाय वह और ओयांग लुलू सबसे अंदर वाली सोफे की कुर्सी पर बैठ गए। बैठक कक्ष के बीचों बीच सोफे पर बैठे सेतु बोयांग ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाई और धीरे से कहा, मकबरे का नक्शा ढूंढना ही होगा। अब बस एक टुकड़ा बाकी है, मिलते ही मिल गया तो मैं खुद जाऊंगा। आप दोनों भी तैयार रहें, ये हमारे लिए वाकई एक बड़ा काम होगा। जोंगशान सूट पहने और दुबले पतले दिख रहे एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। बस अफसोस की बात है कि हम अभी तक सटीक स्थान का पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन भाई सेतु, क्या आपका शरीर अभी भी मकबरे का पता लगाने जैसे इतने खतरनाक काम को संभाल सकता है? सेतु बोयांग ने गर्व से कहा, अगर आप दोनों बुजुर्ग इसे संभाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हम तीनों ने सैकड़ों कब्रों की खोज की है, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसी प्राचीन कब्र नहीं मिली जिसकी उत्पत्ति और उसमें दफन व्यक्ति के बारे में हम निश्चित रूप से पता न लगा सकें। हम इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं गंवा सकते। दुबले पतले बूढ़े ने सिर हिलाया और आह भरी। हाँ, ग्राउंड हॉग का मर जाना बड़ा अफसोस की बात है। वह बूढ़ा बदमाश बहुत स्वार्थी था। अगर उसने हम तीनों को पहले ही बुला लिया होता तो शायद वह न मरता। हालांकि उसने मकबरे से किन सम्राट की मुहर चुरा ली, लेकिन मरने से पहले उसने जिस उड़ने वाली तलवार का जिक्र किया था उसे मैं सच में देखना चाहता हूँ। खबर का इंतजार करते हैं। भले ही हमें तीसरी कब्र का नक्शा न मिले, हमें सामान्य दिशा का अनुसरण करते हुए खोज करनी ही होगी। मेरा मानना है कि प्राचीन जांग पर्वत श्रृंखला में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सेतु बोयांग ने धीरे धीरे कहा। दूर नहीं। तांग शियू उनकी बातचीत सुन रहा था, उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। एक उड़ने वाली तलवार? क्या ये उड़ने वाली तलवार हो सकती है? लेकिन मानव नियंत्रण के बिना उड़ने वाली तलवार तो किसी विशेष संरचना में व्यवस्थित तलवारों का संयोजन होना चाहिए। ऐसी तलवारों की संरचना बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। क्या इसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया था? ये सोचकर तांग शियू तुरंत उठ खड़ी हुई और तीनों बुजुर्गों के सामने जाकर बोली, मैंने अभी अभी सुना कि एक उड़ने वाली तलवार है। शायद मुझे इसके बारे में कुछ पता हो। दोनों बूढ़े आदमियों ने भौहें चढ़ाईं। उनकी आंखों में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। वहीं सेतु बोयांग ने एक भौं उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, तांग शियू, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तांग शियू ने कहा, उड़ने वाली तलवार साधकों की पौराणिक उड़ने वाली तलवार होती है। यदि आपके द्वारा वर्णित प्राचीन मकबरे में उड़ने वाली तलवार है लेकिन कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, तो इसका अर्थ है कि प्राचीन मकबरे में किसी ने उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करके तलवारों की संरचना बनाई है। और तलवारों की संरचना बनाने में सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साधक है और उनकी तलवारों की संरचना की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तलवार संरचना। तीनों बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू को साधकों के अस्तित्व के बारे में पता होगा। सेतु बोयांग ने पास ही रखे एक खाली सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, तांग शियू, चूंकि तुम साधकों के बारे में जानते हो और उड़ने वाली तलवारों और तलवार संरचनाओं के बारे में भी, तो तुम्हें और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, है ना? हमें बताओ। बैठने के बाद तांग शियू ने कहा, साधकों के पास रहस्यमय और अथाह शक्ति होती है, साथ ही उनके तरीके भी बेहद भयावह होते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि मैंने किन सम्राट की मुहर भारी कीमत पर खरीदी थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इसे क्यों खरीदना चाहता था? सेतु बोयांग ने एक पल सोचा, फिर गंभीर भाव से कहा, तांग शियू, संकोच मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल किन सम्राट की मुहर एक जादुई कलाकृति है, अत्यंत शक्तिशाली। इसके विशिष्ट कार्य के बारे में मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुझे जादुई कलाकृतियों और साधकों के बारे में काफी जानकारी है। मेरे पास उस तलवार संरचना को तोड़ने का तरीका भी है। सेतु बोयांग और अन्य दो वृद्ध पुरुषों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनकी आंखों में सदमा झलक रहा था और वे तांग शियू को ध्यान से देखते हुए काफी देर तक चुप रहे। अंत में सेतु बोयांग ने गहरी आवाज में पूछा, तांग शियू, तुमने कहा था कि किन सम्राट की मुहर एक जादुई कलाकृति है और तुमने ये भी कहा था कि तुम उस तलवार संरचना को तोड़ सकते हो। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। सेतु बोयांग ने तुरंत पूछा, तो आप एक साधक हैं? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि मैं साधक नहीं हूँ, फिर भी मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बेशक आप मुझे भी साधक मान सकते हैं, क्योंकि मेरी कुछ क्षमताएं उनकी क्षमताओं के बराबर हैं। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उदाहरण के लिए मुझे संरचनाओं में गहन दक्षता प्राप्त है और मुझे ताबीज बनाने में भी उच्च दक्षता प्राप्त है। संरचनाएं, ताबीज। तीनों ने तांग शियू की ओर देखा। इस समय वे अवाक थे। वे जानते थे कि तांग शियू एक दिव्य चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह मंत्रोच्चारण में निपुण होंगे और ताबीज बनाने में सक्षम होंगे। सेतु बोयांग ने पूछा, तांग शियू, तुमने ये सब कैसे सीखा? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे हर तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसी किताबें मिली जिनमें चिकित्सा ज्ञान, निर्माण संबंधी सामग्री और ताबीज से संबंधित सामग्री थी। कई वर्षों के अध्ययन के बाद आखिरकार मैंने कुछ कौशल सीख लिए। अध्याय 517 अत्यंत चौंकाने वाला। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। सेतु बोयांग और बाकी दोनों ने तांग शियू के चेहरे के भावों को गौर से देखा। उनके शांत व्यवहार को देखकर उन्हें लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहे हैं और उनके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। वे 50 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। अपने विचारों और आंखों के इशारों के जरिए तीनों ने एक दूसरे के इरादों को मौन रूप से समझ लिया। सेतु बोयांग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, तांग शियू, चूंकि तुम युद्ध संरचना में निपुण हो, तो हमें उस प्राचीन मकबरे में तलवारों की एक विशेष संरचना की खोज करनी होगी। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? चिंता मत करो, मकबरे में मिलने वाले सभी खजानों में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वाकई खोज में दिलचस्पी है। ये रोमांचक और मजेदार है। चूंकि आप तीनों को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं इसके अलावा और कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर प्राचीन मकबरे की खोज करते समय हमें कोई कवच संरचना मिलती है तो मैं उसे तोड़ दूंगा। जहां तक ताबीज की बात है, मैं उन्हें पहले से तैयार रखूंगा। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तांग शियू, क्या आप हमें एक प्रदर्शन दिखा सकते हैं? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं किस तरह से प्रदर्शन करूं? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने कहा, तारों की संरचना के बारे में हम अभी यह सत्यापित नहीं कर सकते कि आप वास्तव में कुशल हैं या नहीं, लेकिन आपने कहा था कि आप ताबीज बना सकते हैं। क्यों न आप आज रात एक ताबीज बनाकर हमें दिखाएं? तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे एक ब्रश, स्याही, कागज और एक स्याही की बोतल चाहिए। कागज पीला होना चाहिए और स्याही सिंदूरी रंग की होनी चाहिए। आप तीनों काफी उम्रदराज हैं और अक्सर अपवित्र स्थानों पर जाते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि बुरी ऊर्जा आपके शरीर में
प्रवेश कर जाए। मैं 3 बुरी ऊर्जा रोधी ताबीज बनाऊंगा ताकि भविष्य में आप पर बुरी ऊर्जा का कोई प्रभाव न पड़े। तीनों को उनकी बातों से बेहद खुशी हुई और तांग शियू के प्रति उनका रवैया कुछ अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीज किमिन डंजिया संप्रदाय में ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। हालांकि उनके प्रत्येक परिवार को बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज विरासत में मिले थे, लेकिन वर्षों बीतने के साथ साथ उनके पास मौजूद ताबीजों की संख्या अत्यंत कम हो गई थी। उदाहरण के लिए सिटू परिवार के पास अब पूरे परिवार में केवल 3 ही बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज बचे थे और अन्य 2 परिवारों के पास सिटू परिवार से भी कम ताबीज थे। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, लेकिन सिटू परिवार की क्षमता के कारण उन्होंने तांग शियू की जरूरत की चीजें आसानी से ढूंढ लीं। ओयांग लुलू चुपचाप एक तरफ बैठी रही, पूरे समय चुप रही। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। हालांकि वह तांग शियू के बारे में बहुत कुछ जानती थी, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ताबीज बना सकता है। इतना ही नहीं, वह किमिन डंजिया के इन वरिष्ठों के समूह में भी प्रवेश कर सकता है। उत्कृष्ट। उन्हें लगा कि तांग शियू वास्तव में असाधारण, बिल्कुल परिपूर्ण और त्रुटिहीन थी। ब्रश, स्याही, कागज और स्याही की ईंटें तांग शियू के सामने लाए जाने के बाद वह और अन्य 3 बुजुर्ग एक तरफ चुपचाप बैठ गए और तांग शियू को ध्यान से अजीबोगरीब प्रतीक बनाते हुए देखने लगे। उनकी सहज प्रवाहमा ब्रशवर्क शैली और शक्तिशाली सुरुचिपूर्ण पात्रों में अविश्वसनीय रूप से जटिल होने के बावजूद एक अवर्णनीय आकर्षण था। आधे घंटे बाद तांग शियू ने 3 बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीज बनाए। देखने में साधारण से दिखने वाले उस ताबीज के कागज को जब सिटू बोयांग और अन्य 2 लोगों ने पकड़ा तो उनके हाथों में सिहरन सी दौड़ गई। जी हाँ, यह एक बुरी शक्तियों को दूर करने वाला ताबीज है। सिटू बोयांग की आंखें चमक उठीं, उनकी निगाहें उत्साह से भरी हुई थीं। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति का सूखा हाथ, जिसमें उन्होंने बुराई दूर करने वाला ताबीज पकड़ रखा था, थोड़ा कांप रहा था। उनका झुर्रीदार चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे। 100 साल, पूरे 100 साल हो गए जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो अभी भी बुराई दूर करने वाले ताबीज बना सकता हो। हम किमिन डंजिया के अभ्यासी बहुत कम हैं और हमारे पूर्वजों से मिली वस्तुएं तो और भी कम हैं। मुझे लगा था कि इन बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीजों की संख्या हर बार इस्तेमाल करने पर कम हो जाती है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किमिन डंजिया के ये बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीज अभी भी अधिक संख्या में बनाए जा सकते हैं। माथे पर मांसल उभार वाले एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने भी बार-बार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, इस बुराई निवारण ताबीज के आधार पर ही दिव्य चिकित्सक तांग नहीं, मास्टर तांग हम किमिन डंजिया अभ्यासियों में से एक हैं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महोदय, आप सब मेरे वरिष्ठ हैं और मुझसे कहीं अधिक जानते हैं। भविष्य में अगर मुझे कुछ समझ न आए तो आशा है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। सितू बोयांग ने अनिच्छा से अपनी निगाहें बुराई दूर करने वाले ताबीज से हटाई। तांग शियू के चेहरे की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, तांग शियू, क्या हम कोई सौदा कर सकते हैं? तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे साथ बुराई दूर करने वाले ताबीजों का आदान प्रदान करना? सितू बोयांग ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, मैं 50 मिलियन में एक बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला ताबीज खरीदने को तैयार हूँ। मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए, 100 ही काफी होंगे। 100? तांग शियू के होंठ कुछ बार जोर से फड़फड़ाए। एक बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीज की कीमत 50 मिलियन है, 100 की कीमत 5 अरब होगी। क्या ये ताबीज वाकई किमिन डंजिया के इन अभ्यासियों की नजर में इतना कीमती है? दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे जिनमैन परिवार को 50 ताबीज चाहिए, वो भी 50 मिलियन प्रति ताबीज की कीमत पर। आपका क्या विचार है गुरु तांग? मुझे भी 50 चाहिए, दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। तांग शियू ने तीनों को खाली निगाहों से देखा। उसके दिल में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अगर उसे पता होता कि वह केवल बुराई दूर करने वाले ताबीजों के सहारे पैसा कमा सकता है, तो वह व्यापार करने की जहमत ही क्यों उठाता? वह जानता था कि वह केवल एक ही प्रकार की बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज बनाने में कुशल नहीं है। अपनी वर्तमान साधना से वह दर्जनों अन्य ताबीज भी बना सकता था। यदि प्रत्येक प्रकार के ताबीज इतनी कीमत पर और इतनी मात्रा में बिक सके, तो वह शायद आसानी से देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन जाएगा, है ना? तांग शियू ने दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति और माथे पर मांसल उभार वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए पूछा, मैं आप दोनों वरिष्ठों को कैसे संबोधित करूं? जिनमेन तियान, ली युआन। तांग शियू ने कहा, वरिष्ठ जिनमेन, वरिष्ठ ली। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आप दोनों के परिवारों को 50-50 बुरी शक्तियों को दूर करने वाली ताबीज सौंप दूंगा। जिनमेन तियान ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, वाह वाह वाह, ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। मास्टर तांग, चलिए संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, मैं तब पैसे तैयार रखूंगा। मैं भी, ली युआन ने आश्चर्य से कहा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उनके बगल में सितू बोयांग ने तांग शियू को खाली निगाहों से देखा। अचानक मानो कुछ याद करके उसने कहा, मेरे दोनों बड़े भाइयों, हमने जिस मामले पर चर्चा की थी वह सुलझ गया है। जैसे ही हमें तीसरा मकबरा नक्शा मिल जाएगा, हम तुरंत उस प्राचीन मकबरे के लिए निकल पड़ेंगे। अगर हमें दिसंबर के अंत से पहले यह नहीं मिला, तो हम खोज के लिए मौजूदा 2 मकबरे के नक्शों और सामान्य दिशा का उपयोग करेंगे। जिनमेन तियान ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं मास्टर तांग को सूचित कर दूंगा। सितू बोयांग ने सिर हिलाकर कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं आप दोनों को और नहीं रोकूंगा। जिनमेन तियान और ली युआन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर चुपचाप विदाई देने के लिए खड़े हो गए। आलीशान स्वीट के बैठक कक्ष में जब केवल तांग शियू और ओयांग लुलू ही रह गए, तो सितू बोयांग तांग शियू के पास लौटी, बैठ गई और बोली, तांग शियू, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। किस बारे में? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, दादाजी सितू, आपका सितू परिवार इतने वर्षों से शाही राजधानी के काले बाजार की नीलामी का संचालन कर रहा है, इसलिए आपके पास विचित्र और दुर्लभ वस्तुओं को खोजने के लिए विशेष चैनल होने चाहिए। क्या हम कोई समझौता कर सकते हैं? अगर आपका सितू परिवार ऐसी चीजें ढूंढता है जिन्हें मैं पहले से चुन सकूं, तो मैं उन्हें ऊंची कीमत पर भी खरीदने को तैयार हूं। बेशक, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो हम दूसरे तरीकों से भी सहयोग कर सकते हैं। सितू बोयांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, मुझे सहयोग के अन्य तरीकों के बारे में बताएं। तांग शियू ने कहा, उदाहरण के लिए वस्तु विनिमय। सितू बोयांग ने पूछा, आपका मतलब है आप अपनी मनचाही वस्तुओं के बदले में बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज ही नहीं, मैं कई अन्य प्रकार के ताबीज भी दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए बर्फ के ताबीज, ज्वाला के ताबीज, बिजली के ताबीज और उपचार के ताबीज। सितू बोयांग अचानक उठ खड़ी हुई और हैरानी से बोली, तुम इतने सारे ताबीज बना सकते हो? तुमने किस तरह के प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किए? तुम ये कैसे कर सकते हो? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस प्रकार के प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे सुझाव के अनुसार सहयोग करने को तैयार हैं? सितू बोयांग ने कुछ गहरी सांसें लीं और दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, जब तक आप वास्तव में उन सभी ताबीजों को ला सकते हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, मेरे सितू परिवार का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमने खुशी खुशी फैसला कर लिया है। जहां तक आपकी बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाले ताबीज खरीदने की इच्छा का सवाल है, मैं आपको 100 ताबीज बेच सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, नाम लो। इस समय सितू बोयांग की आंखें लाल थीं। किमिन डंजिया परिवार से होने के नाते उनके सितू परिवार को इन जादुई ताबीजों की सख्त जरूरत थी। इस समय अगर तांग शियू अपनी जान भी मांगता तो वह मान जाता।
क्योंकि एक बार जब सितु परिवार इतने सारे ताबीज प्राप्त कर लेगा तो इससे निश्चित रूप से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे उनके वंशजों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। तांग शियू ने कहा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैंने किन सम्राट की मुहर और 9 फिनिक्स हेयरपिन खरीदने में 31 अरब खर्च किए। 100 बुराई निवारण ताबीजों का कुल मूल्य 50 अरब है। मुझे बस सितु परिवार से वो 31 अरब रुपये वापस चाहिए और मुझे आपके सितु परिवार के खजाने से 2 चीजें चुनने की अनुमति चाहिए, फिर यह सौदा पूरा हो जाएगा। सितु बोयांग स्तब्ध रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, तांग शियू, शायद तुम्हें हमारे सितु परिवार के खजाने के बारे में पता नहीं है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अंदर रखी कई वस्तुओं का मूल्य पैसों से मापना लगभग असंभव है। तांग शियू ने कहा, बर्फ के ताबीज, ज्वाला के ताबीज, बिजली के ताबीज, उपचार के ताबीज, इन चारों प्रकार के ताबीजों में से प्रत्येक के 5-5। मैं 3 चीजें चुनना चाहता हूं। सितु बोयांग के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे और उनके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। तांग शियू की परिस्थितियां उन्हें चौंका रही थीं, जिससे उनमें उत्साह और आशंका दोनों उत्पन्न हो रही थीं, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें सितु परिवार का भविष्य दिखाई दे रहा था, जो किमिन डंजिया जगत में गौरव प्राप्त करने और प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि करने के लिए तैयार था। क्या मैं सहमत हो सकता हूं? अगर वह सहमत नहीं होता तो बर्फ के ताबीज, ज्वाला के ताबीज, बिजली के ताबीज और उपचार के ताबीज तो दूर की बात है, उसे शायद बुराई दूर करने वाले ताबीज भी नहीं मिलते। लेकिन अगर वह सहमत हो जाता तो खजाने में रखी वो वस्तुएं, खासकर कुछ खास वस्तुएं, अगर तांग शियू उन्हें चुन लेता। कुछ मिनट बाद सितु बोयांग ने मानो मन बना लिया हो, ऊपर की ओर देखा और तांग शियू से कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको मुझसे एक बात का वादा भी करना होगा। तांग शियू का दिल खुशी से चमक उठा और उसने कहा, बताओ। सितु बोयांग ने कहा, चूंकि जिनमन, तियान और ली युआन पहले से ही जानते हैं कि आप बुरी शक्तियों को दूर करने वाले ताबीज बना सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन आपको उन्हें अन्य 4 प्रकार के ताबीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि आप उन 4 प्रकार के ताबीजों को बेचना चाहते हैं तो आपको ऐसा हमारे सितु परिवार के माध्यम से ही करना होगा, और भविष्य के प्रत्येक लेन देन पर हमारा सितु परिवार 10% कमीशन लेगा। सौदा। तांग शियू ने ताली बजाई और हंसने लगा। अध्याय 518 सितु परिवार का खजाना। कहावत है, खुशी से मन में नई ऊर्जा आ जाती है। तांग शियू बहुत ही प्रसन्न मनोदशा में थी। शाही राजधानी की नीलामी में भाग लेने और सितु परिवार के मुखिया सितु बोयांग के साथ सौदा करने के बाद उन्होंने काफी लाभ प्राप्त किया, जिससे उन्हें बहुत स्फूर्ति मिली। दरअसल अब वह इस बात का अनुमान लगाने लगा था कि सितु परिवार के खजाने में कितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं। सितु परिवार की पैतृक भूमि की ओर जाते समय तांग शियू ने असामान्य रूप से कार का संगीत चालू कर दिया, जिससे सुंदर धुनें कार के अंदर गूंजने लगीं। तांग शियू, मुझे तुम्हारे लिए सचमुच खुशी है। यात्री सीट पर बैठी ओयांग लुलू मुस्कुराई। बोलते समय उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। तांग शियू ने उसकी ओर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, दरअसल मैं भी काफी खुश हूं, लेकिन मुझे डर है कि बाद में मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी जाएगी। ओयांग लुलू हंसते हुए बोली, क्या आप सितु परिवार के खजाने की तिजोरी के बारे में बात कर रहे हैं? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। मैंने सितु परिवार के खजाने से 3 अच्छी चीजें पाने की उम्मीद में अरबों की संपत्ति त्याग दी। अगर अंत में मुझे कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओयांग लुलू ने मुट्ठी भींचकर गंभीरता से कहा, तांग शियू, मुझे लगता है कि आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। सितु परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। उनके अस्तित्व के वर्षों का पता लगाना, सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा मुश्किल है। शायद ये सैकड़ों साल हो या शायद हजारों साल। संक्षेप में, उनका परिवार हमेशा से मजबूत रहा है और उनके परिवार के सदस्यों के पास बहुत धन संपत्ति है। मुझे विश्वास है कि उनके परिवार के खजाने में बहुत कीमती चीजें होंगी। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद 1 दर्जन कारें धीरे धीरे एक विला परिसर में प्रवेश कर गईं। तांग शियू को नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से पता चला कि यह अब चौथी रिंग रोड के भीतर नहीं है। हालांकि शाही राजधानी जैसी जगह पर जहां जमीन का हर इंच कीमती है, ऐसे विला परिसर का मालिक होना सितु परिवार की संपत्ति और प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता था। काफी लोग मार्शल आर्ट में कुशल हैं। यहाँ तक कि आधी रात के अंधेरे में भी जब रेंज रोवर एसयूवी काफिले का पीछा करते हुए सितु परिवार के विला परिसर में पहुंची, तब भी तांग शियू ने कार की खिड़की से आंतरिक सड़कों के चौराहों पर बिखरे हुए कई सुरक्षा गार्डों को देखा। साथ ही कभी कभी उन्हें वहां से गुजरने वाली गश्ती दल भी दिखाई देती थी। इन व्यक्तियों के पास बेहोश करने वाली छड़ें या इसी तरह की वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन उनकी पीठ पर तलवारें और कृपाण जैसे ठंडे हथियार थे। अगर किसी को यह न पता हो कि यह आधुनिक चीन है तो उसे सचमुच प्राचीन जियांगहू युग का आभास होगा, जहां मार्शल आर्टिस्ट हर जगह घूमते थे। तांग शियू की आध्यात्मिक चेतना ने उन पर नजर डाली और उसने पाया कि इन सभी लोगों की कमर में खंजर या आग्नेयास्त्र थे। तांग शियू, क्या सितु परिवार का विला परिसर प्रभावशाली नहीं है? ये परिसर 2 मानक फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है और इसमें कुल 12 आलीशान विला हैं, जिनमें से प्रत्येक की शैली अलग है। हम और अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे अंदरूनी आलीशान विला सितु परिवार का मीटिंग हॉल है। आगे ओयांग लुलू सितु परिवार से बहुत अच्छी तरह परिचित थी और उसने धीरे धीरे तांग शियू से उनका परिचय कराया। जब परिसर के भीतर सड़क के एक मोड़ पर काफिला तितर बितर हुआ तो सितु चाओ पहले ही एक कार से बाहर निकल चुकी थी और आगे अंदर जा रही अग्रणी कार की ओर इशारा कर रही थी। संकेत मिलने के बाद तांग शियू ने गाड़ी चलाना जारी रखा और जल्द ही सितु परिवार के परिसर के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंच गया। सितु परिवार के विला परिसर के ठीक केंद्र में एक प्लाजा फवारा नहीं बल्कि एक आलीशान यूरोपीय शैली का विला था। 3 मंजिला आलीशान विला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जो 2 मीटर से अधिक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिसके ऊपर एक बिजली की बाड़ लगी हुई थी। दक्षिण दिशा में स्थित एकमात्र बड़े लोहे के गेट के सामने 4 हटे-कट्टे सुरक्षा गार्ड सतर्कतापूर्वक पहरा दे रहे थे। गाड़ी से बाहर निकलो। तांग शियू ने गाड़ी पार्क करने के बाद ओयांग लुलू की ओर देखा और कहा। इस पल सितु बोयांग भी अपनी कार से बाहर निकल चुके थे। तांग शियू और ओयांग लुलू को पास आते देख वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, लुलू, सितु परिवार के पैतृक नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है जब तक कि यह कोई विशेष महत्वपूर्ण मामला न हो। यद्यपि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, फिर भी पैतृक नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। आप बाहर ही रहिए, तांग शियू मेरे साथ अंदर आ जाएगी। ओयांग लुलू सितु बोयांग की बात समझ गई, क्योंकि उनके ओयांग परिवार के पास भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे जहां बाहरी लोगों का जाना वर्जित था। सहमति में सिर हिलाने के बाद उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तांग शियू, मैं पहले अपने ठहरने की जगह पर जाऊंगी, जो आगे एक विला में है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे ढूंढने आना मत भूलना। ठीक है, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। जब ओयांग लुलू जाने लगी तो सितु बोयांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, मेरे साथ आओ। मुझे उम्मीद है कि आज तुमने मेरे सितु परिवार में जो कुछ देखा और सुना है वह हमेशा तुम्हारे दिल में बसा रहेगा। मैं समझता हूँ। तांग शियू ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही बिजली से चलने वाला लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, सितु बोयांग तांग शियू को अंदर ले गया। आंगन में अभी भी 4 हटे-कट्टे आदमी पहरा दे रहे थे। तांग शियू ने पाया कि इस आलीशान विला के अंदर और बाहर कम से कम 20 या उससे अधिक विशेषज्ञ मौजूद थे। दिलचस्प बात है, 3 मंजिला विला में लिफ्ट भी है। तांग शियू ने आधी मुस्कान के साथ बोलते हुए सितु बोयांग का पीछा करते हुए मुख्य हॉल के बाईं ओर स्थित लिफ्ट के प्रवेश द्वार तक गई। सितु बोयांग ने हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों अंदर दाखिल हुए, उसने हाथ बढ़ाकर तीसरी मंजिल के डिस्प्ले बटन के नीचे वाले हिस्से को दबाया।
लगभग स्वतः ही एक लाल बत्ती ने पहले से ही सामान्य दिख रहे एक स्थान को रोशन कर दिया, जिस पर फर्श के लिए संख्या -1 प्रदर्शित हो रही थी। इसके अतिरिक्त लिफ्ट के नीचे उतरने से पहले सितु बोयांग ने रेटिना सत्यापन के लिए एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन की ओर झुककर जांच की। चरमराहट। जैसे ही लिफ्ट रुकी और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुले, तांग शियू के सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सितु बोयांग ने आगे के गलियारे की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, ये हमारे सितु परिवार का खजाना है। गलियारे के दोनों ओर 8-8 कमरे हैं। सामने दाईं ओर के 4 कमरों में सोना, चांदी और रत्न रखे हैं, जो मेरे सितु परिवार के पूर्वजों की संचित संपत्ति है। बाईं ओर के 4 कमरों में हमारे ओयांग परिवार के दुर्लभ और अनूठे खजाने रखे हुए हैं। मैंने पहले ही सभी 8 कमरों के दरवाजे खोलने का आदेश दे दिया है। आप किसी भी कमरे में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और अपनी पसंद की 3 वस्तुएं चुन सकते हैं। तांग शियू मुस्कुराई, क्या तुम मेरे साथ उन्हें देखने नहीं आ रहे हो? सितु बोयांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुमने कुछ अच्छा चुना तो इससे मेरे दिल को दुख होगा। मैं यहाँ आपके लिए इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह पास के सोफे की ओर बढ़ा और सीधे बैठ गया। तांग शियू ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अरबों की भाग्यशाली कीमत पर प्राप्त इस अवसर को वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसी समय उनकी आध्यात्मिक चेतना पहले ही मुक्त हो चुकी थी। जैसा कि सितु बोयांग ने कहा था, दाहिनी ओर के 4 कमरों में भारी मात्रा में सोना, चांदी और रत्न संग्रहित थे। हालांकि बाईं ओर के पहले कमरे में प्राचीन चित्रकला और सुलेख थे। शेष 3 कमरों में बहुत सी वस्तुएं थीं। आखिरकार प्रत्येक कमरा 40 से 50 वर्ग मीटर का था और कमरों की दीवारों के साथ प्रदर्शन अलमारियों की कतारें थीं, जिनके केंद्र में 2 लंबी कांच की मेजें थीं। हल्की रोशनी में अंदर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। तांग शियू के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। बाईं ओर स्थित दूसरे कमरे में सीधे प्रवेश करने के बाद उसने जानबूझकर कुछ मिनटों तक चारों ओर देखा, लगातार विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण किया और अंत में उस वस्तु तक पहुंचा जिस पर उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय टिकी हुई थी। यह एक प्राचीन कांसे का दीपक था, जो बुरी तरह से जंग खा चुका था और कमरे में मौजूद कई वस्तुओं के बीच काफी साधारण सा लग रहा था। हालांकि तांग शियू ने ध्यानपूर्वक देखा कि प्राचीन कांसे के दीपक के अंदर एक बौद्ध अवशेष था। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा परिष्कृत इस बौद्ध अवशेष ने इस प्राचीन कांसे के दीपक के भीतर कई वर्षों के बाद भी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को बरकरार रखा था। तांग शियू के लिए इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस अवशेष पर बौद्ध साधना की एक तकनीक अंकित थी। हालांकि यह तकनीक साधारण है, लेकिन ऐसी पृथ्वी पर जहां अमर प्राणी भी मौजूद नहीं है, इतना हासिल करना वास्तव में आसान नहीं है। इस प्राचीन कांसे के दीपक की श्रेणी को एक छद्म अमर कलाकृति के समान माना जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में पृथ्वी पर वास्तव में शक्तिशाली साधक मौजूद थे, और यह भी संभव है कि अमरलोक में ऐसे अमर प्राणी हों जो पृथ्वी से ऊपर उठे हों। तांग शियू ने एक पल सोचा, फिर भी उसने प्राचीन पीतल के दीपक को एक तरफ रख दिया। हालांकि वह अभी तक निश्चित नहीं था कि इस प्राचीन कांस्य दीपक का क्या प्रभाव था, लेकिन आखिरकार यह एक छद्म अमर कलाकृति थी। यदि वह इसका उपयोग कर सके तो यह भविष्य में उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। लिफ्ट के बाहर गलियारे में सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रही सितु बोयांग ने अचानक अपने कान फड़फड़ाए। अब उसने कान में ईयरफोन लगा रखा था और उससे आने वाली आवाज से उसके चेहरे के भाव अजीब से हो गए। प्राचीन कांसे का दीपक, तांग शियू ने ऐसी वस्तु क्यों चुनी होगी? मैंने उस प्राचीन कांसे के दीपक का अध्ययन किया है। हालांकि उसके अंदर एक गोलाकार वस्तु है, लेकिन छेद बहुत छोटा होने के कारण अंदर रखी वस्तु को निकाला नहीं जा सकता, और वह प्राचीन कांसे का दीपक बहुत मजबूत और एक प्राचीन वस्तु है, इसलिए इसे परिवार के खजाने की तिजोरी में रखा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि तांग शियू को इस प्राचीन कांस्य दीपक की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हो? सितु बोयांग सोच में डूबे हुए भौहें सिकोड़ने लगे, लेकिन उनके दिल का भारी बोझ काफी हद तक कम हो गया, क्योंकि जिन कुछ सबसे कीमती खजानों की उन्हें परवाह थी, उनमें ये प्राचीन कांसे का दीपक शामिल नहीं था। इसका मतलब ये था कि अगर तांग शियू बाद में कोई और कीमती वस्तु भी चुनता तो वह केवल 2 और ही चुन सकता था। जल्द ही तांग शियू बाईं ओर के दूसरे कमरे से बाहर निकली और तीसरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी नजर दाहिने कोने पर पड़ी, फिर उसने लापरवाही से चारों ओर देखा। सितु परिवार द्वारा संग्रहित दुर्लभ और अनोखे खजाने वास्तव में असंख्य थे। तांग शियू ने मन ही मन अनुमान लगाया कि अगर किसी एक कमरे में मौजूद दुर्लभ और अनोखे खजाने बेचे जाएं, तो उनसे अच्छी कीमत मिल सकती है। यदि सितु परिवार इस खजाने की तिजोरी में रखी सभी वस्तुओं को आरएमबी में परिवर्तित करने को तैयार हो, तो कुल मूल्य निश्चित रूप से अनगिनत धनी व्यक्तियों को स्तब्ध कर देगा, और यहाँ तक कि यह संभव भी हो सकता है कि वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं। अरे बाप रे, यहाँ तो एक शाही फरमान भी है। ये शाही फरमान मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट द्वारा स्वयं लिखा गया था और इस पर उनकी मुहर लगी हुई है। अगर यह बाहर होता तो इसे राष्ट्रीय धरोहर माना जाता, है ना? तांग शियू ने अपना सिर हिलाया, और जैसे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, उसके कदम धीरे धीरे अंदर दाहिने कोने की ओर बढ़ने लगे और उसका दिल पहले से कहीं अधिक उत्साहित हो गया था। तथापि वह चाहे कितना भी उत्साहित क्यों न हो, वह इसे दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि हर कमरे में बेहद गुप्त निगरानी कैमरे लगे हुए थे। इसलिए वह जानता था कि घर के अंदर उसकी हर हरकत पर संभवतः सितु परिवार के सदस्यों द्वारा नजर रखी जा रही थी। पुस्तक समीक्षा अनुभाग में अभी भी 90 एसेंस पॉइंट और 500 रिवॉर्ड पॉइंट उपलब्ध हैं। कृपया पुस्तक समीक्षा अनुभाग में सक्रिय टिप्पणियां अवश्य छोड़ें। अध्याय 519 हृदय पीला की अभिव्यक्ति। हरे रंग के गुआनाइन फूलदान का मुख एक उत्कृष्ट रूप से तराशे गए जैड पत्थर के ढक्कन से कसकर बंद था, जिसमें जरा भी जगह नहीं बची थी। गुआनाइन फूलदान की सतह पर विचित्र अक्षर खुदे हुए थे, जो सामान्य साधकों द्वारा सरणी प्रतीकों को अंकित करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रूम थे। तांग शियू को बाहरी अक्षरों से नहीं, बल्कि जैड फूलदान के अंदर मौजूद चीज से उत्सुकता हुई। अंदर एक सुनहरे पीले रंग की बूंद थी, जो एक कंचे के आकार की थी और शांति से पड़ी हुई थी। गुआनाइन फूलदान को हाथ में लेते ही तांग शियू के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि यह छोटा सा गुआनाइन फूलदान वास्तव में कई 100 किलो का है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी शायद वह इसे उठा नहीं पाता। तांग शियू ने भौहें चढ़ा ली। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 10,000 कैटी की शक्ति से भी फूलदान के मुंह पर लगा जैड का ढक्कन नहीं खुल रहा था। कुछ देर देखने के बाद तांग शियू को आखिरकार समझ आया कि फूलदान की बाहरी सतह पर खुदे हुए मंत्रों ने एक आकृति बना रखी थी, और यह आकृति बहुत ही विचित्र थी। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद गहन समझ के बिना वह इसका कार्य नहीं समझ पा रहा था। ये बात है, समय की कमी के कारण तांग शियू ने तुरंत उसका अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसे एक तरफ रख दिया और बाईं ओर के चौथे कमरे की ओर चल दिया। हालांकि उसकी दैवीय चेतना ने किसी विशेष रूप से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का पता नहीं लगाया, फिर भी उसने लंबे समय तक उसका बारीकी से अवलोकन किया। हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला। अंत में उनकी नजर एक सुनहरे अजगर के सिर पर पड़ी। यह अजगर का सिर बहुत बड़ा था, पूरी तरह सोने का बना हुआ था, और इसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत थी। तांग शियू ने इसे उठाने की कोशिश की और पाया कि इसका वजन 200 किलो से भी अधिक था। लिफ्ट के बाहर गलियारे में सोफे पर बैठे सितु बोयांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तांग शियू द्वारा चुनी गई दूसरी वस्तु ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया था। हालांकि उन्हें भी गुआनाइन फूलदान बहुत अजीब लगा। एक छोटी सी बोतल जिसका वजन कई 100 किलो था, लेकिन उनके सितु परिवार के पूर्वजों ने 7-8 पीढ़ियों तक इसका अध्ययन किया था, फिर भी
कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, इसलिए तांग शियू द्वारा उस गुआनाइन फूलदान को चुनने पर उन्हें ज्यादा दुख नहीं हुआ। कुलपति तांग शियू द्वारा चुनी गई तीसरी वस्तु हमारे परिवार का स्वर्ण ड्रैगन सिर है। मॉनिटरिंग रूम से परिवार के किसी सदस्य की आवाज ईयरपीस के जरिए सुनाई दी। क्या? सेतु बोयांग का चेहरा एकदम जम गया, उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह तुरंत सोफे से उछलकर गलियारे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, किसी बुजुर्ग व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं। जब वह बाईं ओर के चौथे कमरे में पहुंचा और तांग शियू को सुनहरे ड्रैगन का सिर लेकर बाहर आते देखा, तो उसने तुरंत कहा, तांग शियू, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? अगर तुम ये सुनहरा ड्रैगन का सिर छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 और चीजें चुनने की छूट देने को तैयार हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी सेतु, हमने पहले ही तय कर लिया था कि आप मुझे कोई भी वस्तु चुनने से नहीं रोकेंगे। अब जब मैंने 3 वस्तुएं चुन ली हैं, तो आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, है ना? सेतु बोयांग के होंठ कई बार फड़फड़ाए। अंत में उन्होंने तांग शियू की बाहों में रखे सुनहरे ड्रैगन के सिर को दर्द भरी नजरों से देखा, कुछ देर तक उसे सहलाया और फिर कड़वाहट से कहा, यद्यपि मैं, सेतु बोयांग, बहुत दुखी हूँ, लेकिन मेरा वचन मेरा बंधन है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। हमारे सेतु परिवार के पूर्वजों ने इस सुनहरे ड्रैगन के सिर को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया और भारी कीमत चुकाई, जिसके कारण सैकड़ों साल पहले हमारे परिवार के सदस्य लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पीढ़ी में यह मेरे हाथों से छिन जाएगा। तांग शियू मुस्कुराया, क्या ये सोने से बना हुआ एक सुनहरा ड्रैगन का सिर नहीं है? आपके सेतु परिवार के पास बहुत सोना है, आप बस एक नया बना सकते हैं। आप क्या जानते हैं? सेतु बोयांग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः कड़वे भाव से सिर हिला दिया। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उत्सुकता से पूछा, दादाजी सेतु, ये सुनहरा ड्रैगन का सिर तो पहले से ही मेरा है। मैंने तीनों चीजें चुन ली हैं, इसलिए मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सुनहरे ड्रैगन के सिर में क्या खास बात है? सेतु बोयांग ने तांग शियू को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच आश्वस्त हो? 100% पक्का, तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा। सेतु बोयांग ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, किंवदंती है कि पीली नदी और यांगेजी नदी के संगम पर एक सुनहरा अजगर शाश्वत रक्षा के लिए रूपांतरित हो गया था। बाद में अज्ञात कारणों से किसी ने उस स्थान को खोज निकाला और चमत्कारिक तरीकों से अजगर का सिर काट दिया। हमारे सेतु परिवार के पूर्वजों ने सुनहरे अजगर का सिर प्राप्त करने के बाद संगम के भीतर अजगर के शरीर को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से सैकड़ों वर्षों के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, अगर मिल भी जाए तो क्या फायदा होगा? सेतु बोयांग ने गंभीरता से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या झूठ, लेकिन किंवदंती कहती है कि यदि ड्रैगन के सिर और शरीर को फिर से जोड़ दिया जाए तो स्वर्ण ड्रैगन को उसके पूर्ण रूप में बहाल किया जा सकता है, जिससे वह पुनर्जीवित होकर एक जीवित प्राणी बन जाता है। इसके अलावा जो कोई भी ड्रैगन के सिर और शरीर को जोड़ता है, उसे स्वर्ण ड्रैगन की मान्यता प्राप्त हो जाती है और वह उसका स्वामी बन जाता है। खांसी खांसी तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सेतु बोयांग की ओर देखा और कहा, दादाजी सेतु, क्या आपके सेतु परिवार के सभी सदस्यों का दिमागी तौर पर बहकाया गया है? आप इस तरह की बेतुकी किंवदंती पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये सोने का अजगर का सिर पूरी तरह से सोने से बना है, ये बेहद खूबसूरती से तराशा गया है और बिल्कुल सजीव लगता है। सेतु बोयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, लेकिन हम किमेन संप्रदाय के सभी लोग इस बात से सहमत हैं, क्योंकि इस विशाल संसार में अनगिनत चमत्कारिक स्थान हैं। अगर यह कथा झूठी है तो हम ज्यादा से ज्यादा निराश होंगे, लेकिन अगर यह सच है तो हमारे सेतु परिवार को इससे कितना लाभ हो सकता है? मुझे लगता है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? तांग शियू मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, आज तुम्हारे सेतु परिवार की इस बेतुकी किंवदंती का अंत हो जाए। अब से तुम्हारे परिवार को खोज में पैसा और मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये सामान ले जा रहा हूँ, मुझे 10 दिन का समय दो और मैंने तुमसे वादा किए सभी ताबीज तुम्हारे सेतु परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम किसी को मोदूम भेजकर उन्हें वहां से ले आओगे। सेतु बोयांग ने सिर हिलाया और आह भरी, उन ताबीजों की तुलना में मैं उन्हें इस सुनहरे अजगर के सिर से कहीं अधिक महत्व देता हूँ। चूंकि हमारा समझौता हुआ था, इसलिए ये तीनों वस्तुएं आपकी हैं। आप इन्हें अभी यहीं छोड़ सकते हैं, मैं किसी को इन्हें ले जाने में आपकी मदद करने के लिए भेजूंगा। तांग शियू मुस्कुराई, कोई जरूरत नहीं, आप बस मुझे कांसे के प्राचीन दीपक और गुआनाइन फूलदान को उठाने में मदद कीजिए, मैं इस सुनहरे ड्रैगन के सिर को खुद उठा सकती हूँ। सेतु बोयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं उस गुआनाइन फूलदान को उठा सकता हूँ? तांग शियू अचंभित रह गई, फिर उसने आत्मव्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, सचमुच ये गुआनाइन फूलदान बहुत अजीब है, मुझे तो इसका वजन इस सुनहरे ड्रैगन के सिर से भी ज्यादा लगा। ठीक है, तो मैं दादाजी सेतु से कहूंगी कि वे किसी को भेजकर इस सुनहरे ड्रैगन के सिर को मेरी कार में रखवा दें। ठीक है, सेतु बोयांग सहमत हो गए। 15 मिनट बाद 4 हटे कट्टे आदमियों ने सुनहरे अजगर के सिर को तांग शियू की लैंड रोवर में रख दिया। चूंकि वह कार की डिक्की में नहीं समा रहा था, इसलिए तांग शियू ने बड़ी बेरहमी से कार की पिछली सीटें हटा दी और सुनहरे अजगर के सिर को अंदर रख दिया। गुआनाइन फूलदान और कांसे का प्राचीन दीपक चुपचाप उसकी स्पेशल रिंग में रख दिए गए। तांग शियू, चलो लुलू के घर चलते हैं, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सेतु चाओ समय से पहले ही आ गया था और आंगन के बाहर इंतजार कर रहा था। परिवार के चारों सदस्यों को दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ सुनहरे ड्रैगन के सिर को तांग शियू की कार में रखते हुए देखने के बाद उसने किसी तरह अपनी भावनाओं को शांत किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू मुस्कुराई, गाड़ी में ये सामान होने के कारण मैं आसानी से नहीं जा सकती। चलो मैं लुलू को फोन करके पूछती हूँ कि क्या वह अभी भी व्यस्त है। अगर नहीं तो मैं पहले वापस चली जाती हूँ। बोलने के बाद उसने ओयांग लुलू को फोन किया और उसे सुनहरे ड्रैगन के सिर के बारे में बताने के बाद उसने तांग शियू को अपने घर आने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे रास्ते में सावधानी से गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। जब तक वह तांग परिवार के पैतृक घर लौटा तब तक आधी रात हो चुकी थी। तांग शियू को आश्चर्य हुआ कि उसके दादा तांग गुशिंग और पिता तांग युंडे अभी भी जाग रहे थे। दोनों बैठक कक्ष में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चाय की मनमोहक खुशबू बैठक कक्ष के हर कोने में फैली हुई थी। दादाजी, पिताजी, आप अभी भी जाग रहे हैं? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। तांग गुशिंग मुस्कुराया, आप कल मोदूम लौट रहे हैं, है ना? इसलिए हम आपसे बातचीत करने का इंतजार कर रहे हैं। ओह, आप आज कहाँ गए थे? डिंग-गेलिंग। तांग शियू के फोन की घंटी बजी और एक साथ कई संदेश आए। तांग गुशिंग को जवाब देने की जल्दी किए बिना तांग शियू ने अपना फोन निकाला और उसे देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा भाव आ गया। उसने देखा कि उसके खाते में 2.5 अरब की 2 बड़ी रकम जमा हो चुकी थी और शेष 2 टेक्स्ट संदेश जिन मैंटियन और ली युआन के थे, जिनमें कहा गया था कि उन्हें तांग शियू के चरित्र पर भरोसा था और उन्होंने उसे अग्रिम रूप से पैसे हस्तांतरित कर दिए थे। तांग शियू ने ऊपर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज एक ब्लैक मार्केट नीलामी में गया था और मुझे बहुत अच्छी फसल मिली। तांग गुशिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने पूछा, क्या आपने सेतु परिवार द्वारा आयोजित शाही राजधानी की नीलामी में भाग लिया था? तांग शियू मुस्कुराई, बिल्कुल सही। तांग गुशिंग ने कहा, सेतु परिवार की समृद्ध विरासत है और उनकी पारिवारिक शक्ति का अनुमान लगाना मुश्किल है। शायद हमारा तांग परिवार भी उनके सेतु परिवार से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वे हर कुछ वर्षों में एक शाही राजधानी नीलामी आयोजित करते हैं, जो सीधे शब्दों में कहें तो एक काला बाजार नीलामी है।
नीलामी में बिकने वाली अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कभी प्रदर्शित नहीं की जाती। शाही राजधानी के प्रमुख परिवार सेतु परिवार की ओर इसलिए आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि सेतु परिवार किमेन संप्रदाय से संबंधित है। शियू एयर, मुझे बहुत उत्सुकता है, आपको सेतु परिवार द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लेने का विचार कैसे आया? तांग शियू ने ली लाओशुआन की मदद की गुहार सुनाई और अंत में मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग दाओयुआन इतनी आसानी से ली लाओशुआन से सुलह कर लेंगे, लेकिन अब जब उनका मामला सुलझ गया है तो मैं अपने मिशन को पूरा हुआ मान सकती हूँ। तांग गुशेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। वैसे तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आज तुम्हारी फसल कैसी रही। तांग शियू मुस्कुराया, किन सम्राट की खजाने की मुहर और 9 फीनिक्स वाली हेयरपिन, ये वो वस्तुएं हैं जो मैंने नीलामी में 3.1 अरब में खरीदी थी। क्या? तांग गुशेंग और तांग युंडे दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। 3.1 अरब? क्या उन्होंने सचमुच एक ही नीलामी में पूरे 3.1 अरब डॉलर खर्च कर दिए? ये तो हद से ज्यादा खर्चीला था। पैसा तभी खर्च किया जा सकता है जब कोई पैसा कमा सके। तांग गुशेंग को अचानक ये ख्याल आया कि क्या उन्होंने अपने पोते को 50 अरब सौंपकर कोई गलती कर दी है। इतनी फिजूल खर्ची के साथ तो 50 अरब भी उसके लिए बर्बाद करने के लिए काफी नहीं होंगे। अध्याय 520 प्रेरित, पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। खांसी। तांग गुशेंग ने गला साफ किया, उनके बूढ़े चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उन्होंने कहा, पोते, क्या हम एक समझौता कर सकते हैं? मैंने तुम्हें जो 50 अरब दिए थे, मुझे उम्मीद थी कि तुम उनका इस्तेमाल तांग परिवार के विकास के लिए करोगे, हमारे परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए करोगे। फिजूल खर्ची करना अच्छा नहीं है। तांग शियू थोड़ा हैरान रह गई, फिर उसने तांग गुशेंग की ओर अजीब भाव से देखा और कहा, दादाजी, क्या आपको यकीन है कि मैं बेहिसाब पैसा खर्च कर रही हूँ? तांग गुशेंग ने पलटवार करते हुए कहा, क्या तुम नहीं हो? तांग शियू ने हाथ फैलाते हुए कहा, चूंकि आपको लगता है कि मैं बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीलामी के बाद मेरी सेतु परिवार के मुखिया सेतु बोयान से लंबी निजी बातचीत हुई और हमने एक और सौदा किया, नहीं बल्कि 3 सौदे किए। मेरे फोन संदेश देखिए, 2 रकमें अभी आए हैं, प्रत्येक 25 अरब, कुल मिलाकर 50 अरब। और सेतु परिवार ने मुझे जो 31 अरब देने का वादा किया था वह अभी तक नहीं आया है। तांग युंडे ने झटपट फोन उठाया और उस पर कुछ संदेश देखने के बाद उसका मुंह खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक आ गई। हालांकि वह जानता था कि उसका बेटा काबिल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि महज एक रात में उसका लाडला बेटा इतनी बड़ी रकम जुटा लेगा। 50 अरब और 31 अरब, कुल मिलाकर 81 अरब। उसने दूसरों के साथ किस तरह का सौदा किया? तांग गुशेंग ने हैरानी भरे भाव से फोन उठाया और उस पर एक नजर डाली। अपनी असाधारण हैसियत के बावजूद वह थोड़ा सा चौंक गया। आधे मिनट की चुप्पी के बाद जब उसने फोन तांग शियू को लौटाया तो उसने पूछा, शियू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आसमान से पाई जैसी अच्छी चीजें तुम पर गिरेंगी। बताओ, तुमने उनसे क्या सौदा किया है? तांग शियू ने कहा, वे सभी किमिन जनजाति के लोग हैं और संयोगवश मुझे ताबीज बनाने की कुछ क्षमता आती है, इसलिए उन्होंने मुझसे कुल 200 ताबीज खरीदे। ये सुनकर तांग गुशेंग की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अविश्वास से अपना हाथ उठाया और कांपती हुई उंगली से तांग शियू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सच में ताबीज बना सकते हो? यह कैसे संभव है? आज के जमाने में कोई ताबीज बनाना कैसे जान सकता है? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, क्या इतना हंगामा करने की जरूरत है? ये तो बस ताबीज बनाना है, मुझे इससे कहीं ज्यादा चीजें आती हैं। बात बस इतनी है कि मुसीबत से बचने के लिए मैंने चुपचाप रहना बेहतर समझा। हाँ, इसे ऐसे ही कहा जा सकता है। तांग गुशेंग और तांग युंडे ने एक दूसरे की ओर देखा। तांग शियू की बातों पर पिता और पुत्र दोनों अवाक रह गए। सूक्ष्म रूप से अभिमानपूर्ण व्यवहार का क्या अर्थ होता है? ये बात है। तांग शियू ने मानो कुछ याद आने पर अपना माथा पीट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने सेतु परिवार के खजाने की तिजोरी का भी दौरा किया था और कुछ अच्छी चीजें लाई हूँ। उनमें से एक सोने का अजगर का सिर है, वह सामने वाले आंगन में खड़ी गाड़ी में है। दादाजी, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? एक सुनहरा अजगर का सिर? तांग गुशेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यह मेरे पोते ने मुझे दिया है, इसलिए मना करने का कोई कारण नहीं है। चलो, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। चलो साथ में सामने वाले आंगन में खड़ी गाड़ी तक चलते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह का सुनहरा ड्रैगन का सिर है। ये सुनकर तांग युंडे हंस पड़ा, पिताजी, मुझे भी सांस लेने की जरूरत है। ये बच्चा बिल्कुल रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है, बहुत ही उत्तेजक। जल्द ही दादा, पिता और पुत्र की तीनों पीढ़ियां सामने के आंगन में आईं। तांग गुशों अच्छे मूड में लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी की ओर चले। तांग शियू को कार का दरवाजा खोलते देख वे आराम से अंगड़ाई लेकर बैठ गए। अंदर देखने की जल्दी नहीं की, इसके बजाय उन्होंने अपना सिर उठाया, 2 गहरी सांसें लीं और हंसते हुए कहा, आज रात मौसम बहुत अच्छा है। इतने सालों तक शाही राजधानी में रहने के बाद रात में तारों से भरा आसमान देखना दुर्लभ है। तांग युंडे हंसते हुए बोले, सचमुच समय के विकास, पर्यावरण प्रदूषण और भीषण धुंध के साथ अगर यही स्थिति बनी रही तो शाही राजधानी जल्द ही निर्जन हो जाएगी, जब तक कि मनुष्य इस कठोर वातावरण में उत्परिवर्तन न कर लें। हाँ, तांग गुशेंग जोर से हंस पड़ा। हालांकि हंसते हंसते उसने अपना सिर नीचे किया और खुली हुई कार के दरवाजे पर नजर डाली। तभी उसकी हंसी अचानक रुक गई और उसके चेहरे की खींची हुई झुर्रियां तुरंत जम गईं। ये स्थिति कुछ ही सेकंड तक रही, फिर तांग गुशेंग अचानक आगे बढ़ा, फुर्ती से कार में बैठ गया और सुनहरे ड्रैगन के सिर की ओर झुक गया। कितना अनमोल खजाना! यह उद्गार तांग गुशेंग से नहीं बल्कि तांग युंडे से आया था। कार के दरवाजे पर झुककर बूढ़े व्यक्ति के बगल में रखे सुनहरे ड्रैगन के सिर को देखते हुए उसने उसकी जमकर प्रशंसा की। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, यह कोई अनमोल खजाना तो नहीं है, लेकिन सेतु परिवार के खजाने में 2 अन्य वस्तुओं के अलावा केवल ये सोने का अजगर का सिर ही कुछ हद तक आकर्षक और शानदार वस्तु है, इसलिए मैं इसे ले आई। दादाजी, ये कैसा है? यह अजगर का सिर शुद्ध सोने से बना है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सजावट के तौर पर रख सकते हैं। तांग गुशेंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन आंगन में रोशनी थी और कार में हल्की रोशनी थी, इसलिए उनके जटिल भाव न केवल तांग शियू बल्कि तांग युंडे को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तांग गुशेंग ने तांग शियू की ओर देखा, उनके होंठ कई बार हिले और उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। उन्होंने कहा, शियू, क्या तुम जानती हो कि मैं एक समय हमारे देश में राष्ट्रीय गुप्त अभिलेखागार का प्रबंधक था? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। तांग गुशेंग ने कहा, जब मैं राष्ट्रीय गुप्त अभिलेखागार में दस्तावेजों का प्रबंधन कर रहा था तब मैंने वहां की सभी गोपनीय फाइलों को पढ़ा। उनमें से एक इस स्वर्ण ड्रैगन के सिर के बारे में थी। ये जानकारी तांग राजवंश से चली आ रही थी और इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, और हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर ब्यूरो में खोए हुए राष्ट्रीय खजानों की सूची में इस स्वर्ण ड्रैगन के सिर का भी उल्लेख है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस स्वर्ण ड्रैगन के सिर को सेतु परिवार ने इतने समय से गुप्त रूप से संग्रहित किया था। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसे सेतु परिवार के पूर्वजों ने बड़ी कीमत पर हासिल किया था। चूंकि यह सैकड़ों वर्षों से उनके पास था, इसलिए यह उनकी निजी संपत्ति है। अब जब यह मेरे पास है तो यह मेरी निजी संपत्ति है। दादाजी, मैं इसे आपको दे दूंगा। तांग गुशेंग ने अपना सीना पकड़ लिया, सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी और कहा, असल में मैं ताजी हवा लेने और आराम करने के लिए घर से बाहर आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मूड न केवल शांत होगा बल्कि और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा।
सच कहूं तो शियू एर तुम्हारी क्षमता वाकई अद्भुत है। चूंकि यह सुनहरा ड्रैगन का सिर तुमने हासिल किया है इसलिए ये तुम्हारी संपत्ति है। मैं इसे ले नहीं सकता और नहीं लेने की हिम्मत करता हूँ। तांग शियू ने उलझन में पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तांग गुशेंग ने आह भरते हुए कहा, सुनहरा अजगर का सिर वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन हमारे तांग परिवार के लिए ये सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है। अगर इसके अस्तित्व की बात फैल गई तो इससे न सिर्फ हमारे तांग परिवार को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि यह एक बड़ा खतरा भी पैदा करेगा। जो लोग छुपकर हमारे तांग परिवार पर बुरी नजर रखे हुए हैं वे इसका बहाना बनाकर मुसीबत खड़ी करेंगे और हमारे तांग परिवार को जनमत के तूफान के केंद्र में ला खड़ा करेंगे। तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या मैंने प्रशांत महासागर में एक द्वीप नहीं खरीदा था? एक बार जब वह बन जाएगा तो मैं चुपचाप इस सुनहरे ड्रैगन के सिर को जीवलोक द्वीप ले जाऊंगा और वहां के महल में स्थापित कर दूंगा। तांग गुशेंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और कहा, अच्छा विचार है, लेकिन इसे बाहर निकालने से पहले आपको इसे अच्छी तरह से छिपाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसे खोज न सके। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, अन्य मामलों में शायद मेरी क्षमता अपर्याप्त हो, लेकिन जब बात चीजों को छिपाने की आती है तो मुझे डर है कि दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। चिंता मत करो, सुनहरा ड्रैगन का सिर मेरे पास है और यह निश्चित रूप से किसी और को नहीं मिलेगा, नहीं एक भी बात लीक होगी। हम तांग गुशेंग ने भारी मन से सिर हिलाया और गाड़ी से उतरकर आह भरी, अभी आपने बताया कि आपने नीलामी में 31 अरब खर्च कर दिए और मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि कहीं आपको 50 अरब देना जल्दबाजी तो नहीं थी। किसने सोचा था कि आप न सिर्फ 31 अरब वापस कमा लेंगे बल्कि 50 अरब और भी कमा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सोने के अजगर के सिर जैसा खजाना भी मिल गया। वाकई कमाल है। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, यह महज एक संयोग था। जो चीजें मुझे आती हैं संयोग से उन्हीं चीजों की किमिन लोगों को सबसे ज्यादा कमी है। तांग गुशेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो और उन्होंने झट से पूछा, शियू एर, तुमने अभी कहा कि तुम्हें सेतु परिवार के खजाने से कुल 3 वस्तुएं मिली। इस सुनहरे ड्रैगन के सिर के अलावा बाकी 2 वस्तुएं क्या थीं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, पुरानी कलाकृतियां, एक प्राचीन कांसे का दीपक और एक गुआनाइन फूलदान। तांग गुशेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे प्राचीन वस्तुओं और दुर्लभ वस्तुओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वास्तव में अच्छी वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं। मैंने हिसाब लगाया है कि आज आपको कुल 5 अच्छी वस्तुएं मिली और साथ ही 50 अरब भी। वाह, मेरे तांग गुशेंग के पोते होने के लायक, वाकई अद्भुत। तांग शियू ने कहा, दादाजी अगर आप मेरी और प्रशंसा करेंगे तो मुझे डर है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तांग गुशेंग ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, अब और प्रशंसा नहीं। तांग युंदे दादा और पोते की बातचीत सुन रहे थे और उनके मन में असाधारण संतुष्टि का भाव था। ये संतुष्टि उन्हें सेना में पदोन्नति पाने और बार-बार सैन्य विजय प्राप्त करने से भी कहीं अधिक थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे सही काम यही किया है कि उन्हें एक अच्छी पत्नी मिली और एक अच्छा बेटा हुआ। अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा था, लगभग एक सामान्य व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें विश्वास था कि यदि वे निरंतर व्यायाम करते रहें और धीरे-धीरे अपने शरीर को स्वस्थ करते रहें तो उन वर्षों की अपनी चरम अवस्था में वापस लौटना भी संभव है। शियुए, मैं तुम्हारी मां की सोच समझती हूँ कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। इतने सालों से उनकी यही इच्छा रही है कि तुम किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लो और भविष्य में अच्छी डिग्री हासिल करो। अगर तुम मोदू विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई करना चाहती हो तो बस पढ़ाई जारी रखो, लेकिन जब कुछ करने का समय आएगा तो तुम्हें उसे करना ही होगा। जब तुम जवान हो तो साथ-साथ सीखना और करना तुम्हें भविष्य में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। तांग युंडे ने तांग शियू के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। तांग युंडे मुस्कुराई और बोली, अच्छा है कि तुमने सब कुछ संभाल रखा है और मैंने सुना है कि तुम्हारी कई लड़कियों से अच्छे संबंध हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी माँ अभी बहुत जवान है और बच्चों की देखभाल में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। खांसी खांसी